नमस्कार। एलएसडी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने सारे व्यूवर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि एलएसडी के प्रीवियस एपिसोड को जो हमने संजय वत्सल सर के साथ में किया था, जो गजल सिंगर हैं, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट एलएसडी को मिल रहा है, क्योंकि एलएसडी का जो मेन पर्पस है वो तभी पूरा होगा जब इससे आप लोग जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को भी शेयर करें, इस एपिसोड को भी, ताकि जो आज का मैसेज है, जो सक्सेस स्टोरी है, वो किसी ऐसे इंसान के पास पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी जरूरत है। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं, जैसे कि मैंने पहले से अनाउंस कर दिया है, वो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो सकती हैं। तो क्योंकि जिन परिस्थितियों से वो गुजरी, ज्यादातर भारत की सारी वर्किंग वुमेन जो हैं, वो कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों को फेस करती ही हैं। अ, दोस्तों, जब हमारे जीवन में कोई चैलेंज आता है, कोई स्ट्रगल आता है, कोई हर्डल्स आती हैं, तो एक साधारण इंसान का जो एक रवैया होता है, हम उससे भागते हैं, हम उसे फेस नहीं करना चाहते। रीजन ये है कि हमें लगता है कि हमारी जो एक स्मूथ सी लाइफ चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो जाएगा, हमारा जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना केवल उस चैलेंज को, उन हर्डल्स को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें फेस करते हैं, बल्कि अपने अंदर एक ऐसा किरदार ढूंढ निकालते हैं जिसे उन्हें खुद भी पहले नहीं पता होता कि वो किरदार उनके अंदर पहले कहाँ छिपा था। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं, मिसेस रश्मि त्रिवेदी जी, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने भी अपने लाइफ के चैलेंजेस को ना केवल एक्सेप्ट किया, बल्कि एक अलग ही किरदार में दुनिया के सामने आई। तो मिलते हैं, ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए उन्हें मिलते हैं, उनका उनका वेलकम करते हैं और सुनते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी उन्हीं की जुबानी। तो प्लीज वेलकम मिसेस रश्मि त्रिवेदी जी। नमस्ते मैम। मैम आप उधर से आप अनम्यूट करिए, शायद उधर से होगा। अच्छा, हाँ। जी या जी। वेलकम इन एलएसटी। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच। मैम पहले तो मैं अपनी ही भावनाएं आपसे बता दूं, क्योंकि मुझे खुद इस एपिसोड का बहुत वेट था। क्योंकि एक मैं भी एक वर्किंग वुमेन रही हूँ, अभी तो खैर मैं एक कह सकते हैं कि स्टे होम मॉम हूँ और छोड़ दिया है मैंने जॉब, बट मैंने भी वो सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत फेस करी हैं, जो स्ट्रगल एक वर्किंग वुमेन की लाइफ में होता है। तो और दूसरा एक और इंटरेस्ट था कि जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा, तो मुझे पता चला कि आप बिहार से, तो मेरा बिल्कुल। इंटरेस्ट और बढ़ आई नो। क्योंकि जी, क्योंकि मैं भी बिहार से ही हूँ, मैं अभी बिहार से ही बोल रही हूँ, आरा से लाइव हूँ। तो एक वो कनेक्टिविटी मुझे फील हो रही थी दोनों बिल्कुल, हाँ, साइड हाँ। से। नो, आई नो। मैं खुद बहुत वेट कर रही थी कि मैं आपसे मिलूं और आपसे बात करूं। तो मैम, जैसे कि हमारा शो है एलएसडी, लाइफ सक्सेस एंड दिव्या, ये बात करता है जिंदगी के बारे में, सपनों के बारे में, सफलता के बारे में। तो हम आपसे आपकी जो सक्सेस है, आपकी सफलता के बारे में, आपकी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आए और किस तरह से आपने उनको हैंडल किया। आप जिस मुकाम पे आज हैं, वहां पे आप कितने परेशानियों को झेल के और लड़के पहुंची हैं, वो सब हम आपसे सुनना चाहेंगे। लेकिन पहले हम शुरुआत करेंगे कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और यहाँ से दिल्ली कैसे पहुंची, क्या कहानी थी। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड तुमने सही तुम्हें पता चला कि मैं बिहार को बिलॉन्ग करती हूँ और मैं बहुत प्राउडली बताती हूँ सबको, क्योंकि कई बार होता है ना, सरनेम देख के लोगों को पता नहीं चलता। आई मैरिड, माय हस्बैंड इज फ्रॉम यूपी, तो लोगों को पता नहीं चलता त्रिवेदी सुन के। बट मैं सबको प्राउडली बताती हूँ कि मैं बिहार से हूँ। मेरा जन्म मोकामा में हुआ, लेकिन एजुकेशन मेरी खैर क्लास 1 to 3 मैं बिहार से ही हुई थी। उसके बाद सेंट जेवियर्स हल्दिया, बंगाल, असम, अलग अलग जगहों पे मेरी एजुकेशन हुई। 10th मैंने सेंट जेवियर्स हल्दिया से किया था, और फिर 12th सेंट्रल स्कूल गुवाहाटी, एंड उसके बाद कॉटन कॉलेज गुवाहाटी से मेरा ग्रेजुएशन रहा जूलॉजी ऑनर्स में। उसके बाद एमबीए मैंने फिर बिहार से किया, और फिर जॉब पे आ गई सीधे इंडियन ऑयल में। ओके। तो आप भी मतलब बायोलॉजी बैकग्राउंड से ही हैं, जूलॉजी आपने हाँ, बोला। हाँ, 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 बिल्कुल। तो लोगों को लगता है वाह। शायद अच्छा, तुम आपका भी वही है। ओके, जी, ग्रेट। मेरा बॉटनी है।
हाँ जी। ओके, हाँ। तो लोगों को लगता है ना कि शायद कोई लिटरेरी बैकग्राउंड होगा, ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट रही होंगी या लिटरेचर कभी पढ़ा होगा। लिटरेचर से मेरा हम्म। कहीं भी कभी भी कोई नाता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, सिवाय ये कि ऑफ कोर्स हिंदी इंग्लिश हम लोग पढ़ते ही हैं, क्लास 10 तक मैंडेटरी होता है। तो मेरा हिंदी फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट था। और 11 12 तक भी शायद हिंदी नहीं इंग्लिश था। तो उसके बाद लेकिन सिर्फ हाँ, पढ़ने का शौक बचपन से था। वो किसी भी एज में, मतलब बचपन से लेके आज तक, हर एज में एज अप्रोप्रिएट बुक्स जो भी रही हैं, मैंने हमेशा, मतलब मैं मेरे बेड साइड टेबल में एक क्या दो तीन बुक्स हमेशा रहती हैं। तो एक पढ़ने का आदत हमेशा से था, लेकिन कभी लिखने का या लिखने के बारे में कभी नहीं सोचा था मैंने। ओके। मैम, रीडिंग का मुझे भी बहुत शौक है, आप देख भी रही होंगी। और अभी इसमें एक बहुत जल्दी एक और नई बुक आने वाली है जो मैंने ऑर्डर कर दी है, एसेस टू ड्रीम्स। क्योंकि ओ मैंने उसके वाओ! बारे में जो रिव्यू पढ़ा, हाँ, रियली इट इज वेरी इंस्पायरिंग। और बहुत सिनेमेटिक टाइप की स्टोरी मुझे लगी देख के, कि बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं उसकी लाइफ में, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि मैं इसको फुल पढ़ती हूँ। तो वो बहुत जल्दी मेरे पास आएगी। लेकिन पहले बात करते हैं कि ये कहाँ से आपको, जब आप बोल रही हैं कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, आपने उससे पहले कुछ लिखा नहीं था, कभी कोशिश नहीं करी थी, तो कैसे आपको पता चला कि आप लिख सकती हैं, कहाँ से शुरुआत हुई? दिव्या, इसकी ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, तो स्टोरी बताना तो बताइए मुझे बहुत बताइए। अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो ऐसा है, ऐसा है कि जब मैं मतलब जॉब के एमबीए के बाद मैं सीधे ही कैंपस में ही मुझे जॉब मिल गया था। तो मैं जब जॉब के लिए दिल्ली आई, उसके बाद उस समय खैर उस समय मैं एक प्राइवेट कंपनी में थी, बाद में मैं इंडियन ऑयल में आई थी। मेरा जॉब इंडियन ऑयल में ट्रांसफरेबल जॉब है, और मेरे हस्बैंड का बिजनेस है और वो दिल्ली में सेटल था। तो मुझे डे वन से मुझे ये पता था कि, मतलब मेरे दिमाग में था कि मैं ज्यादा दिन कर नहीं पाऊंगी, जिस दिन ट्रांसफर होगा तो मुझे ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हस्बैंड मूव नहीं कर सकेंगे, फैमिली मूव नहीं कर सकेगा, मैं अकेली मैनेज नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे चूज करना पड़ेगा बिटवीन करियर एंड फैमिली। और ये एक ऐसी दुविधा होती है, मैं कहती हूँ, जो मैक्सिमम वर्किंग वुमेन को फेस करना पड़ता है, टू चूज बिटवीन करियर एंड फैमिली। तो मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा, मुझे करना पड़ेगा। बहुत साल तक मतलब काफी दिनों तक मैंने आई कुड, मतलब दिल्ली में मैं रह सकी थी, और एट द कॉस्ट ऑफ माई करियर। ऑब्वियसली आपको ना हर चीज नहीं मिल पाती है, तो मैंने दिल्ली में रहना और फैमिली को ज्यादा चूज प्रेफर किया, और एट द कॉस्ट ऑफ माई करियर मैं दिल्ली में बहुत दिन तक रही। लेकिन एक दिन वो आया जब मुझे मतलब ट्रांसफर ऑर्डर मेरा आया, एंड मुझे फिर चूज करना था कि कंटिन्यू करूं या क्विट करूं। और बहुत, बिलीव मी, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था, क्योंकि मेरा काम भी मुझे बहुत प्यार है, मतलब आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग टू वर्क। मुझे काम करने की बहुत इच्छा थी, मुझे अपने जॉब से प्यार था। एट द सेम टाइम किसको अपना फैमिली अच्छा नहीं लगता, किसको किसकी इच्छा होती है फैमिली छोड़ के जाने की। तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था कि क्या करूं। उस समय एक ये थॉट ये भी आया कि क्विट कर देते हैं। तो उससे पहले हमने एज अ फैमिली हमने डिस्कस किया। तो मेरे बेटे ने एक बात कही जो मैं कभी नहीं भूलती हूँ। मतलब जो मैं कहती हूँ लोगों से कि यू नो हमें अ, कुछ भ्रांतियां हम पाले रहते हैं, हम वर्किंग में ना बहुत सारी भ्रांति पाल के आगे बढ़ते हैं। और वो चीज उस दिन मेरी टूटी, जब मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा, आपको अगर नौकरी छोड़नी है ये वाली, छोड़ दो, मत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन घर मत बैठना, कुछ ना कुछ और दूसरी नौकरी दिल्ली में कर लेना। तो मुझे ख्याल आया कि, मतलब जिसको मैं सोचती थी कि मैं अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ कि उनको घर में छोड़ के नौकरी करने के लिए जाती हूँ, और इतने, मतलब एक गिल्ट जिसको कहते हैं ना, गिल्ट का बैग मैंने सालों साल अपने कंधे पे ढोया। और वो मुझे एक दिन में, मतलब इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी कि ये मेरा बेटा, ही इज प्राउड टू हैव अ वर्किंग वुमन, वर्किंग मदर। मतलब मेरा, उसको ऐसा लगता है कि आप घर में मत बैठना। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, फिर लेट अस गिव इट अ ट्राई। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो देखते हैं। और वो दिन, और फिर मैं गई ट्रांस बाहर, और 3 साल मैं अलग रही फैमिली से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केक वॉक था, बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन वो ऐसा वक्त था मेरे लाइफ में जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और मुझे बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस हुए। और उसी दौरान मैं एक ऐसे इंसान से मेरा परिचय हुआ जिसको मैं पहले नहीं जानती थी, और हमेशा मेरे साथ रहती थी, और वो खुद मैं, मतलब आई मेट अ न्यू पर्सन माई सेल्फ। और मुझे मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर भी ये शौक है। मैं खूबी नहीं कहूंगी, शौक कहूंगी, कि मुझे लिखने का शौक है। मुझे अपने शौक के बारे में तक नहीं पता था। वहां वक्त मिला तो मैंने छोटा मोटा लिखना शुरू किया, कुछ पोएम लिख डाली, कुछ आर्टिकल्स लिख डाले। टाइम था तो मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती थी, लोगों को अच्छा लगता था।
तो इस तरह से वहां पे मेरे लिखने का शौक शुरू हुआ और मैंने लिखना शुरू किया छोटा मोटा, जस्ट स्मॉल आर्टिकल्स एंड पोम्स एंड ऑल। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स 3 इयर्स के बाद मैं जब घर वापस मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया, तो मैं बहुत वोकल थी इस बारे में। मैं ना सबसे बोलती थी, मतलब जो भी हुआ केयर टू लिसन, मैं बोलती थी कि देखो, मेंटल ब्लॉक्स नहीं रखना चाहिए। जिस चीज से मैं इतने सालों से डरती आई, जिस चीज की वजह से मैंने अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, अल्टीमेटली वो जब मेरे साथ हुआ, तो आई कुड एक्चुअली आई केम आउट एज अ विनर। मुझे लगता था कि मैंने उससे एक बहुत ही, मेरे पर्सनालिटी में बहुत उससे फर्क आया और मेरी बहुत सारी प्रतिभा निकल के आई। तो ये चीज मैं बहुत वसीफरस थी इसके बारे में। तब मेरे हस्बैंड ने कहा, तुम इतना बोलती रहती हो तो तुम ऐसा क्यों नहीं करो कि तुम अपने एक्सपीरियंसेस को लिख दो, शेयर करो, ताकि बाकी और कोई पढ़े ना पढ़े, कम से कम तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की लेडीज अगर इफ दे रीड योर बुक एंड उनको ये तुमने जो गलतियां की उनसे वो एक लेसन ले सकेंगे, चलो ठीक है, मतलब वी कैन, इफ शी कुड मैनेज आई कैन ऑल्सो मैनेज, वो वाली फीलिंग आएगी, तो ये अच्छा रहेगा। तो कभी कभी हस्बैंड भी अच्छा आइडिया दे देते हैं तो मैंने हस्बैंड का आइडिया मैंने उस पर अमल किया और मैंने बुक लिखना शुरू किया। तो पहली फर्स्ट बुक जो था, वुमेन एवरीथिंग विल बी फाइन, वो मेरी फिर यहाँ आने के बाद, दिल्ली आने के बाद 2016 में प्रकाशित हुई। ओके, मतलब आपने ये बुक वहां से लौटने के बाद लिखी, अपना जो लौटने के, ट्रांसफर था वो ड्यूरेशन कंप्लीट करने के मतलब बाद। हाँ, वो इंडियन के, हाँ बिल्कुल, वहां से ही शुरू कर दिया था। 1-2 महीने पहले से तब ये बात हो गई थी कि तुम, मतलब मैं सबको बताती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम लिख दो इसके बारे में। तो मैंने पूरे, अब देखिए मेरे एक्सपीरियंस में के बारे में किसी को क्या इंटरेस्ट होगा पढ़ने में, है ना? तो यू हैव टू, कॉमन सेंस है कि आपको कुछ इस तरह से बना के लिखनी पड़ेगी जो कि आप सच भी बयान कर रहे हो और लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे। तो मैंने थोड़े ह्यूमरस तरीके से शुरू किया किताब लिखना। और मैंने शुरुआत का फर्स्ट चैप्टर है कि मुझे ऑर्डर, मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आता है कि जब मेरा ट्रांसफर ऑर्डर है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है, वो फर्स्ट चैप्टर वहां से शुरू होता है। उसके बाद सारी दिक्कतें मेरे कैसे कैसे आई, लेकिन हर चैप्टर, इवन दो दे कन्वेड अ मैसेज, लेकिन वो एक मैंने कोशिश की अपने तरफ से कि कुछ ह्यूमरस तरीके से लिखूं। तो लोगों को ये बुक, बहुत सारे लोगों का ये भी रिस्पॉन्स आया कि बहुत फनी बुक लगी, मतलब ना उसमें ह्यूमर था। तो वैसे करते करते, क्योंकि मेड्स के हाथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, एक के बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आई, और वो उसकी सोल्यूशन भी मिलता गया। और वो 3 साल में पीरियड में क्या क्या मैंने अचीवमेंट्स किया, क्या क्या स्ट्रगल्स किए, और कैसे कैसे मैंने डील किया उन सब प्रॉब्लम्स के साथ। और वो अंत होती है किताब की जब मैं वापस दिल्ली आ जाती हूँ। तो ये मेरे लाइफ का 3 साल का मतलब वर्णन है जो कि इस किताब में है। और जो मुझे लगता है कि ये अधिकतर वर्किंग वुमेन को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है, ट्रांसफर हो ना हो, हमारे प्रॉब्लम्स एक जैसे हैं। आपका बच्चा बीमार है पर आज आपको ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, आप क्या करते हो? आप बच्चे को छोड़ के जाते हो ना, चाहे आंख से आंसू निकल रहे हो, लेकिन आप चाहते हो, क्योंकि आपकी ड्यूटी भी इंपॉर्टेंट है ना? तो बहुत मुश्किल होता है ये जज करना, वो छोड़ू कि ये छोड़ू, आप छोड़ नहीं सकते हो। तो ये सब इस दौर से हर कोई गुजरा है। और बिकॉज सबके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मुझे लगा लोग ना रिलेट कर पाए मेरी बुक से, और इसीलिए मतलब ये बुक लोगों ने पसंद किया। ट्रू। एज अ वर्किंग वुमेन एक गिल्ट हमेशा रहता है कि हम अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं बिल्कुल कुछ कम बिल्कुल। रह जा रहा है। हम्म, और एज अ वुमेन हम जितने भी किरदार जीते हैं मैम, चाहे वो एज अ मदर हो, चाहे एज अ वाइफ हो, और चाहे एज अ डॉटर इन लॉ हो, या जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम निभाते हैं, वो सब अपने आप में चैलेंजिंग होते हैं, कोई भी आसान नहीं होता। एक माँ होना भी आसान नहीं है, और एक हाउसवाइफ होना भी आसान नहीं है, पूरा घर बिल्कुल मैनेज बिल्कुल। करना वो भी अपने आप में चैलेंजिंग है। फिर उसपे से अगर आपको वर्किंग है तो वो चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं, और उसपे भी अगर आप अपने ड्रीम जीना चाहते हैं तो वो एक हम्म। अलग ही चैलेंज है। तो आप ये सारी चीजें एक साथ कैसे मैनेज करती हैं? स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है आपको? मतलब कैसे आपको लगता है कि हाँ, कोई सपोर्ट, कहीं से कुछ सपोर्ट मिलता होगा, या सपोर्ट, मैं ना ऐसा कुछ? मेरी बुक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, मुझे अचानक तो मैंने एक बात याद दिला दी। मेरी बुक में एक लाइन है जो कहता है कि एक वर्किंग वुमन, वैसे मैं वर्किंग वर्ड हटा देती हूँ, एक वुमन, एक औरत की कहानी है एक्चुअली, एक ना पतंग की तरह होती है। और ये मतलब मैंने महसूस किया, इसीलिए मेरे शब्द हैं कि एक पतंग की तरह होती है, और वो कितना ऊपर जाएगी वो डिसाइड करता है उसका फैमिली, क्योंकि डोर उसके फैमिली के हाथ में होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में औरतें तरक्की करें और हर फ्रंट में औरतें आए आगे, तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। मैं जो भी कर पाई
थोड़ा बहुत जो भी कर पाई वो, या फिर कोई भी औरत अगर वो मैनेज करती है होम फ्रंट एंड पर्सनल फ्रंट, वो तभी कर पाती है, उसको सपोर्ट मिलता है। आप ये सोचो कि कोई सपोर्ट के बदले करना पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल है। तो मुझे घर से बहुत ज्यादा सपोर्ट था, मेरे इन लॉ से, मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैं दूसरे शहर में जा पाई क्योंकि मैं निश्चिंत थी अपने घर की तरफ से कि मेरे पीछे से मेरे घर मतलब हस्बैंड मैनेज कर लेंगे। तो सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। आप लाइक पतंग कितना ऊपर जाएगा वो किसके हाथ में डिसाइड, किसके हाथ में रहता है? वो जो नीचे डोर पकड़ा होता है उसी के हाथ में होता है ना। तो वैसा ही वो डोर हमारे फैमिली के हाथ में है। तो फैमिली पे डिपेंड करता है कि हम अपने लाइफ में क्या अचीव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सही कह रही हूँ मैम, ये बहुत सही है। बिकॉज स्पेशली हम लेडीज की लाइफ में हस्बैंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत। उनके सपोर्ट के बगैर तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते। सपने को जीना क्या, सपने को देखना भी एक बहुत कठिन बात होती है, फिर उसको पूरा करना। तो जैसे कि आपने बोला भी, तो जाहिर सी बात है आपको आपके हस्बैंड, आपने बोला कि उन्होंने ही सजेस्ट किया, तो उन्होंने ही हम्म, सपोर्ट किया। देन बिल्कुल आपने बिल्कुल। उसको तो हम चाहेंगे कि आप उन्हें इंट्रोड्यूस करें एक बार हमें, अगर है हाँ, मैं पॉसिबल। बताती हूँ, अभी वो है नहीं, अदरवाइज मैं जी इंट्रोड्यूस भी जी। कर देती। नहीं वैसे दिव्या, मैं बीच में ना आई जस्ट लाइक टू गो बैक फॉर अ मिनट कि अभी जो आपने बोला ना कि बिना स्पाउस के सपोर्ट के कुछ मुश्किल होता है करना। आई एम श्योर बहुत सारे दर्शक सोचेंगे ये कैसे बोल रहे हैं, बट ऐसा थोड़ी हम्म, होता है। औरत तो अपने आप में सबल है एंड ऑल दैट, बट फैक्ट रिमेन्स। आप जितना भी आंख बंद कर लीजिए, सच तो यही है, सच्चाई यही है कि नहीं। इट्स अ मैंस इट्स अ मैंस वर्ल्ड, है ना। तो हम्म, हम लोग मुंह मोड़ना चाहें इस बात से, वो बात अलग है। ये बात जरूर है कि हर जगह औरतें आगे आ रही हैं, नो डाउट। लेकिन आपको बिना सपोर्ट के हस्बैंड फैमिली मतलब बिना सपोर्ट के बहुत मुश्किल होता है। मैं नहीं कह रही हूं कि नहीं हो पाता, मैं होप बहुत लोग ये कर लेती हैं, लेकिन मुश्किल होता है। सफर को आसान बनाने के लिए बहुत। सपोर्ट का जरूरत होता है, बहुत जरूरी है। तो मेरे हस्बैंड मिस्टर विके त्रिवेदी, अ, उनका बिजनेस है दिल्ली में। और हम मेरे फर्स्ट जॉब में, ऐसे मैंने कहा था ना, प्राइवेट, मुझे कैंपस से ही मुझे जॉब मिल गया था। तो उस समय थापर ग्रुप में मैं काम करती थी, तो वही काम करते थे। और मैं उस समय साकेत वर्किंग गर्ल्स में हॉस्टल में रहती थी, और मेरे हस्बैंड का घर साकेत में था। तब मेरे जनरल मैनेजर ने कहा कि रश्मि तुम उधर से ही आती हो? मैंने कहा हाँ। तो कहते तुम वो त्रिवेदी वहां से आता है, तुम उनके साथ आया करो। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड पूलिंग विद हिम, उनके साथ आना शुरू किया। एंड दोस्ती हुई, एंड धीरे धीरे वी गॉट मैरिड। मतलब दोस्ती शादी में बदल गई। तो दैट इज हाउ, मतलब ये हमेशा से ही इट वाज अ बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। तो मैं, एक मोमेंट भी ऐसा नहीं आता है जो कभी मैं रिग्रेट किया हो। बहुत ही कि कई बार कोई भी मैरिज, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, मुझे लगता है गैम्बल होता है। मतलब पहले क्या है बाद में क्या है कुछ कहना मुश्किल होता है। तो आई वॉज वेरी लकी इन दिस रिगार्ड, सब टचवुड, सब कुछ बहुत अच्छा रहा और सपोर्ट मिला। तो आई एम ब्लेस्ड। मैम, आपकी जो पहली किताब थी, वुमेन एवरीथिंग विल बी फाइन, उसके जो कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें आपने हस्बैंड को लेके काफी लिखा, लोगों ने बहुत पसंद भी किया, थोड़ा सा फनी था। लाइक वो एक पंचिंग बैग की तरह बेचारे यूज बिल्कुल होते थे जब बिल्कुल बहुत ज्यादा हाँ। चीजें। तो बिल्कुल उस सेगमेंट के बारे में कुछ बताइए कि कैसे उसको लोगों ने बहुत एंजॉय किया, जैसे कि मैंने पढ़ा है कि क्या क्या चीजें थी उसमें जो आप, मतलब एक स्ट्रेस जब होता है, फैमिली इश्यूज होते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं हस्बैंड पे ही निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किस पे निकाले हम बताइए, वहां पर है ना, हस्बैंड पे ही निकालेंगे। होता कि वहां क्या था ना, जब मैं गई गेस्ट हाउस में, तो मतलब गेस्ट हाउस में रुकी थी मैं। तो वहां पे जो रूम मुझे मिला था ना, तो कुछ नहीं था, बेसिक एक बेड था और एक टेबल था गेस्ट हाउस का। और रात को लाइट चली गई, और बाई चांस इन्वर्टर का फैसिलिटी था, बट वो है ना, उसका समहाउ मेंटेनेंस अच्छा नहीं था। तो इन्वर्टर काम नहीं कर रहा था, अंधेरा था, गर्मी का मौसम था। तो आई वॉज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा ये तुम अपने आराम से लेटे हो और एसी में बैठे हो, यहाँ देखो मैं, यहाँ पे पंखा भी नहीं है और ये है वो है, मतलब सारा गुस्सा। उन्होंने कहा ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुमको कल ही वहां से लेके आता हूँ, तुम अभी नौकरी छोड़ो। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा सोल्यूशन, तुम तो चाहते ही हो मैं नौकरी छोड़ दूं। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, वो जो कहते हैं ना। तो हम लोग का ये एक्चुअली क्या है, ये जरिया है अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने का, और अपना जो भी है गुस्सा करने के बाद खुद ही हल्के हो जाते हैं। तो मैंने तो
बहुत गुस्सा किया रात को, और सुबह उनका मेल आ गया, फोन आ गया कि मैंने एक लंबा सा लिस्ट तैयार कर लिया है सारे होटल्स का वहां पे तुम्हारे भोपाल में, जो कि तुमको सारे मतलब सारे फुल सर्विस रहेगी, तुम होटल में रहना। मैंने कहा ये तो मैं बुरी फंसी अब, मतलब पैसे का तो हर कोई छोड़ सोचता है, वैसे भी अपार्ट फ्रॉम मनी इट इज द मैटर ऑफ बीइंग सेफ्टी, कि आप अगर गेस्ट हाउस में रह रहे हो तो चाहे जैसा भी हो आप सेफ हो, और होटल में तो डर लगता है कि आप इतने लंबा समय अकेले रहो। तो बड़ा मैंने कहा अब कैसे समझाऊं उनको, बड़ी मुश्किल से उनको मैंने शांत किया कि नहीं 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 वो ठीक हो गया, मेरा इन्वर्टर ठीक हो गया, अब सब बढ़िया है, रूम बदल गया, ब्ला ब्ला करके बड़ी मुश्किल से उनको मतलब बनाया था मैंने। तो ऐसे ही बहुत सारे किस्से हुए, कुछ भी होता था तो मैं उनको ही फोन करती थी कि देखो मैं यहाँ पे परेशान हूँ, तुम मस्ती कर रहे हो। तो दैट इज हाउ इट हैपेंस, हम लोग चलता ही रहता है नोक झोंक हस्बैंड वाइफ में। मैम एक बार व्यूवर्स से मिल लें कि कौन कौन हमें ज्वाइन किया है आज। अ, रविंदर नरवाल जी, गुड इवनिंग। कुणाल सर हैं, गुड इवनिंग कुणाल सर। कुणाल सर कह रहे हैं आई रिपीट बिहाइंड। वन सेकेंड मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। राइट राइट, आई रिमेम्बर ही सेड दैट इन द प्रीवियस शो ऑल्सो। अभी वो है नहीं, अदरवाइज मैं कर लेती, अभी बेटे को कुछ एग्जाम था वो दिनवाने के लिए लेके गए हुए हैं। रंजन सिंह सर, गुड इवनिंग। संतोष सर हैं। ये सब हमारे यहाँ के आरा के लोग हैं सर। ओके। जी। मैम आपकी बुक के जो लास्ट के जो 2-3 चैप्टर हैं, हम्म। वो बहुत इंस्पायरिंग है, जिसमें आपने शायद कंक्लूजन लिखा है कि जो उस उनके बारे में कुछ बताइए। ये पहली जो बुक थी आपकी वुमेन एवरीथिंग विल बी फाइन, उसके जो हम्म। लास्ट के 2-3 चैप्टर हैं, अ, हम्म। वो बहुत इंस्पायरिंग है। हाँ, जो मैंने अंत में एक्चुअली मैंने समराइज किया था बुक के बारे में कि मतलब मेरा मकसद क्या है बुक लिखने का, ये जो मैंने लिखा मकसद क्या है। तो पहला मकसद तो यही था कि जो मैंने गलतियां की वो और लोग ना करें, और दूसरा जो जो मैंने सीखा, मतलब लाइफ का हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो जो जो मैंने सीखा अपने इन 3 साल के दौरान, वो मैंने सम अप किया था तो लास्ट के चैप्टर में। और उसको मैं वैसे ना अदरवाइज भी मैं हमेशा कहती रहती थी कि कुछ भी बोलती थी ना, मैं हमेशा कहती थी बच्चों से लिख लो लिख लो, जब मैं नहीं रहूंगी ना तो याद रहे आएगा कि मम्मा ये कहती थी। तो मेरे पर्ल्स ऑफ विजडम है, जो भी मैं कहती हूँ तो तुम लिख लिया करो। तुम, और मैं हमेशा बोलती थी तुम एक बार जब मैं मर जाऊंगी तो एक बुक निकालना, माई ममाज पर्ल्स ऑफ विजडम। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो निकाले कि नहीं, वो तो अलग की बात है, मैं खुद ही निकालना है। और उसके लास्ट चैप्टर मैंने यही डाला, माई पर्ल्स ऑफ विजडम। तो इसमें मेरा जो ये था जो मैसेज था कि हम कहते हैं कि लिप सर्विस मतलब कहते हैं सब लोग कि विमेन को आगे आना चाहिए, तो दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो हम चाहें कि बिल्कुल ठीक है विमेन अपना परिवार छोड़ दे, बिल्कुल लेट है ना, औरतें अपना सिर्फ वर्क में फोकस करें, या तो वो, या फिर हम दोनों में बैलेंस रखें, है ना। ये चीज ये तो पॉसिबल नहीं है आप उम्मीद करो कि दोनों में 100% होगा। तो अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम वेस्ट की तरह जाए, वेस्ट में आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, बच्चों में बॉन्डिंग कम है, अपना इंडिपेंडेंस सारे हो रहे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो वेस्ट की तरह हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कहते हैं उसको, सशक्त करें औरतों को कि वो अपना घर संभालते हुए भी काम कर सके। तो इसके लिए हमारे को बहुत सारे, गवर्नमेंट हर किसी का रोल है। सबसे पहला रोल तो शुरू होता है सोसाइटी का। सोसाइटी को इंश्योर करना है कि हम आज कहते हैं बेटियों को सिखाते हैं, बेटे को नहीं सिखाते हैं, तो गलती हमारी है। सोसाइटी को हमें इंश्योर करना है, कोई विमेन सेंट्रिक रोल नहीं है कि ये काम सिर्फ औरत कर सकती है, ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर काम हर कोई कर सकता है। खाना लड़के भी बना सकते हैं, ऐसा कोई रिटन लॉ नहीं है कि घर में औरत ही खाना बनाएगी। तो इस तरह से चीजें हमें सोसाइटी को भी ये इसमें कर्तव्य है कि ये बदलाव लाए। सोसाइटी के बाद एम्प्लॉयर्स, अब जो भी आप, जैसे मैंने कहा, चाहे आप आंख मूंद लीजिए अलग बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि औरतों पे हमारे सोसाइटी में ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में एम्प्लॉयर का भी कहीं ना कहीं रोल होता है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुछ फेवर करिए लेडी वर्कर्स को, लेडी ऑफिसर्स को, फेवर नहीं चाहिए हमें, लेकिन हमारे दिक्कतों को समझा करिए। मान लीजिए ट्रांसफर करना है तो एक बार पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द टाइम व्हेन यू गो ऑन अ ट्रांसफर, या बहुत सारी चीजें हैं जहां पे, और गवर्नमेंट कर भी रही है। आप चाइल्ड केयर एक इस बारे में
काम कर रही है कि लेडीज को ये स्पेशल चाइल्ड केयर लीव मिली है कि आप चाहो तो छुट्टी लेके बच्चों का देखभाल उस पीरियड में एग्जाम्स के दौरान या कभी बीमारी हो कुछ भी हो आप टेक केयर कर सकते हो। तो वैसे ही सोसाइटी का रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, एम्प्लॉयज का रोल है, और सबसे बड़ा रोल खुद हमारा है। और हमें भी समझना है कि ये जो हम गिल्ट लेके आते हैं ना बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मैं हमेशा मेरे एक सेंटेंस था मेरे किताब में कि वी ऑल लुक एट द ब्यूटीफुल बैग्स दैट अ वुमन कैरीज। हमारा ब्यूटीफुल बैग सब देखते हैं, पर वो एक इनविजिबल बैग है जो हर औरत के कंधे पे होता है, वो बैग ऑफ गिल्ट। वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, बट बिलीव मी सबसे ज्यादा बोझ उसी बैग ऑफ गिल्ट का है। हम लोग गिल्ट में ही मर जाते हैं कि हमने बच्चे का, अरे बच्चा बीमार है हम ऑफिस में है, बच्चे का आज बर्थडे है हम ऑफिस में है, बच्चे का ऐसा हुआ हम स्कूल में फंक्शन था मैं जा नहीं पाई, तो हमारी जिंदगी गिल्ट में निकल जाती है। इस चीज से हमें ना बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों के बाद मैं हमेशा लगता था कि मेरे बच्चे दुखी होते होंगे ना, क्योंकि मैं घर पे नहीं होती, बाकी उनके फ्रेंड्स के बच्चे घर पे होते हैं, जब वो स्कूल से लौटते हैं मैं नहीं रोती हूँ, वो दुखी होते होंगे। मुझे बाद में पता चला कि मेरा बेटा तो ही वॉज प्राउड ऑफ हैविंग अ वर्किंग मदर। तो इसीलिए हमारा भी रोल है कि हम भी अपनी पुरानी मानसिकता से बाहर निकल के थोड़ा अलग सोचे कि नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों काम कर सकते हैं और हम संभाल सकते हैं दोनों फ्रंट। तो ये मेरे बुक के ये आखिरी बहुत चैप्टर, आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट यही था, इसी के बारे में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है सारी वर्किंग वुमेन के लिए एंड सारी वुमेन के लिए कि अपनी एक जो अपना अस्तित्व है वो हम खो देते हैं, उसको बना के रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि जब हम खुद को नहीं समझेंगे तो हम किसी और से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई हमें बिल्कुल समझेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले हमें खुद के बारे में सोचना है, उसके बाद में फिर बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही, वो तो रोल हमें निभाने ही है। मैम इसके बाद में 2017 में आपकी एक दूसरी बुक आई थी, पोइट्री कलेक्शन। हम्म, उसकी एक पोयम बहुत वायरल हुई थी, यस आई एम चेंजिंग। और उस वो कैसे वायरल हुई, ये आपको पता कैसे चला? उसकी स्टोरी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है, मैंने सुनी है कहीं एक लाइन में हाँ कि आपको हाँ कैसे पता चला कि वो वायरल हो गई। तो हम चाहेंगे कि उसकी कुछ लाइनें भी आप सुनाएं और वो किस्सा भी सुनाएं। हाँ राइट। ये मुझे अभी भी याद है, मुझे डेट भी याद है। ये पोएम मैंने लिखा था, मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो रात को बैठ के कभी कभी मतलब कविता लिखने का ना मतलब बुक लिखना जब होता है आप बैठ के प्लान करके लिख सकते हो, बट मेरे लिए आई डोंट नो अबाउट अदर्स हाउ इट वर्क्स फॉर अदर्स, मेरे लिए व्हेन आई राइट पोएम्स तो वो मोमेंटरी मतलब उस समय कुछ फीलिंग्स आते हैं एंड आई जस्ट हैव टू पेन इट डाउन, और 5 या 10-15 मिनट में मेरी वो कविता पूरी हो जाती है। तो ऐसे उसी समय रात का वक्त था, नींद नहीं आ रही थी, कुछ थॉट्स आ रहे थे मेरे मन में, बहुत कुछ हुआ था, ऑफिस में कुछ हुआ था, घर में कुछ हुआ था, तो बहुत सारे विचार आ रहे थे। और मैंने, चूंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था नेक्स्ट डे मुझे याद है, तो 28 जुलाई की बात है, एक रात पहले की बात है, वो मैंने लिख के सुबह सोशल मीडिया में मैंने पोस्ट कर दिया जो ये जो पोएम। अच्छा कुछ दिन के बाद की ये बात है कि कहीं पे मेरी एक फ्रेंड का फोन आया कि ये जब हम सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे फ्रेंड्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उसने मेरे मीडिया में मतलब मेरे अकाउंट में पढ़ा था, फेसबुक अकाउंट में। फिर उसने कहा ये तुम्हारी पोएम है, वो तो किसी और पोर्टल में किसी और के नाम से है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने लिखी है तो थोड़े दिन पहले। तो मैंने उस पोर्टल वालों को बात किया उनसे, तो खैर एनीवे उस लेडी से भी मेरी बात हुई, उसने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा आप अगर आज से इस तारीख से पहले आपने कहीं भी पोस्ट किया हो ना, कहीं भी लिखा हो, मुझे दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगी आपकी कविता है। मतलब उस समय मुझे ये सब चीजें अफेक्ट करती थी, आज नहीं करती है, उस समय मैं करती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मैंने डायरी में लिखी रही थी। फिर मैंने एनीवे वो उनका, इट वाज प्रूव्ड कि वो उनकी नहीं है मेरी है, फिर पोर्टल वालों ने उनका अकाउंट डिलीट कर दिया था। खैर तो वो एक तो वो बात हुई, उसके बाद ये वाली पोएम बहुत वायरल हुई मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर में। एक बार मैसेंजर में आपको पता है कि कोई भी आपके कनेक्ट कर सकता है, चाहे आपके फ्रेंड लिस्ट में हो चाहे नहीं हो। तो मेरे पास एक मैसेज आया किसी बंदे का जो कि आई थिंक कनाडा, या मुझे अब याद भी नहीं है कनाडा या इंग्लैंड, किसी एक मतलब कंट्री के गांव में रहते हैं थे, सम विलेज। ही सेड आई एम फ्रॉम सच एंड सच विलेज, एंड वो उन्होंने ये पोएम सुना किसी चर्च के सरमन में, जो चर्च में सरमन होता है उसमें ये आई एम चेंजिंग वाला पोएम किसी ने पढ़ा। उनको इतना अच्छा लगा कि यस आई एम चेंजिंग करके उन्होंने गूगल किया, और उन्होंने गूगल किया तो मेरा नाम आया। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला कि ये आपकी, हैव यू रिटन दिस? मैंने कहा हाँ आप। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा आई केम अक्रॉस। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अब मतलब बहुत, उन्होंने भी देखा कि एक दो लोगों के नाम से और भी था, तो उन्होंने कहा कि आप व्हाई डोंट यू
bring out a collection of your poems. मुझे बात भी अच्छी लगी क्योंकि ये कॉपीराइट वाले इश्यूज बहुत हो चुके थे. ये हुआ था और भी ऐसे बहुत सारे ना, बिना नाम के या किसी और के नाम से मेरी ही लिखी रची हुई कविताएं सर्कुलेट हो रही होती थी व्हाट्सएप में. फिर मैंने कहा चलो कुछ एक्शन हो चाहे नहीं हो, कम से कम अगर मैं पब्लिश कर दूंगी तो कॉपीराइट तो मेरा हो जाएगा. दैट इज हाउ मेरी सेकेंड बुक हैंडफुल ऑफ सनशाइन पॉकेटफुल ऑफ रेन प्रकाशित हुई. लाइंस आप सुनाए हमारे व्यूअर्स को. मैं भी अच्छा, बहुत ये इंटरेस्टेड सैम हूँ चिन, उसको सुन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और एक्चुअली जो मुझे कई बार लगता है मेरी जो ये वाली मतलब कोई भी कविता फॉर दैट मैटर वो लोगों को अच्छी इसीलिए लगती है क्योंकि ये हर किसी की जिंदगी के बारे में होती है. Days slip into weeks, weeks turn into months, and months transform into years. Calendars are changing, and so am I. Yes, I'm changing. In certain things, age has mellowed me down. In others, I have become more aggressive. Sometimes I find myself acting very wise, and sometimes I just go crazy. Certain issues will have me speaking vociferously, whereas at others, I just shrug and remain silent. Yes, I'm changing. After loving my parents, my siblings, my spouse, my children, my friends, now I have started loving myself. Yes, I'm changing. I just realized I'm not Atlas and the world does not rest on my shoulders. Yes, I'm changing. I now stopped bargaining with the poor vegetables and fruit vendor. After all, a few rupees more is not going to burn a hole in my pocket, but it might help the poor fellow save for his daughter's school fees. Yes, I'm changing. I pay the auto wala, cab wala, and walk away without waiting for the change. The extra money might bring a smile on his face. After all, he is toiling much harder for a living than me. Yes, I'm changing. I stopped telling the elderly that they have already narrated the story many times. After all, the story makes them walk down the memory lane and relive the past. Yes, I'm changing. I have learned not to correct people even when I know they are wrong. After all, the onus of making everyone perfect is not on me. Peace is more precious than perfection. Yes, I'm changing. I give compliments freely and generously. After all, it's a mood enhancer, and not only for the recipient, but also for me. Yes, I'm changing. I have learned not to bother about my creased shirt or mismatched skirt. After all, personality speaks louder than appearances. Yes, I'm changing. Nowadays, I don't bother if my eyebrows are not done or fine lines are showing on my forehead. After all, beauty of my soul outshines the beauty of my face. Yes, I'm changing. I'm not letting others make me feel incompetent. Incompetent. After all, I'm not only what they see in me. I might not be good at certain things, but I'm excellent at others. I'm trying to walk away from people who don't value me. After all, they might not know my value, but I do. Yes, I'm changing. ऐसे ही और भी है, एक्चुअली दो चार लाइन मैं पढ़ी देती हूँ. I remain cool when someone plays dirty politics to outrun me in the rat race. ऑफिस में ये बहुत होता है. After all, I'm not a rat, and neither am I in any race. Yes, I'm changing. I'm learning not to be embarrassed by my emotions. After all, it's my emotions that make me human. Yes, I'm changing. I now tell people if I like them. After all, there's nothing wrong in liking someone. Yes, I'm changing. It's better to drop the ego than to break a relationship. After all, my ego will keep me aloof, whereas the relationship will never be, with relationships, I will never be alone. Yes, I'm changing. I demand for whatever is due to me. After all, accepting injustice is almost as bad as doing injustice. Yes, I'm changing. I have learned to live each day as if it were the last. After all, it might be the last. Yes, I'm changing. I'm doing what makes me happy. After all, I'm responsible for my happiness and I owe it to me. Yes, I'm changing. Thank you. अमेजिंग मैम, अमेजिंग. ये Thank ये तो वायरल होनी थी. बहुत टचिंग है you. और बहुत बहुत सारी सच्चाई है, बहुत सारी सच्चाई है. वी ये आर एक एक रिस्पॉन्सिबल एक फॉर एक आवर हैप्पीनेस.
बिल्कुल। और एक-एक लाइन जो मैंने लिखी ना उसके पीछे एक-एक स्टोरी है। मुझे पता है क्योंकि मैंने लिखी है। मतलब हर हर लाइन के पीछे एक वाकया है। तो इसीलिए दिल से निकली है सारी बातें। सॉरी। मैम एक आपकी ये तो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस बुक थी, जो आपकी पहली बुक थी, और इसके बाद आपने नैना की कहानी हुँ, हुँ। एसेस टू ड्रीम्स में। तो ये नैना का आइडिया, ये जो कैरेक्टर है, ये भी कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जाना हुआ है, या एक पूरी तरीके से एक काल्पनिक पात्र था? ये कहाँ से आपको ये फिक्शन लिखने का आइडिया आया, देन कहाँ से ये स्टोरी आई, हाँ, दिव्या इसके बारे में? इसमें हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बारे में सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जब और कई बार मैं जैसे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ और बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कैसे आई वांट टू राइट अ फिक्शन, कैसे शुरू करूँ, क्या लिखूँ? तो मेरा जवाब सबसे पहले होता है ना कि इफ यू वांट टू द राइटिंग टू बी ईज़ी, आप उसके बारे में लिखो, वो टॉपिक लो जिसके बारे में ना आप बहुत फ़ील करते हो, पैशनेट हो, जिसमें आपकी मतलब जो भी आप लिखोगे यहाँ से निकलेगी। तो ये जो फिक्शन मैंने लिखी, जो मैं सबको बताती हूँ, मैंने वही किया। वो फिक्शन ऐसे टॉपिक के बारे में है जिसके बारे में बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ, और वो है लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट। तो लाइफ के बारे में, लाइफ को पूरी तरह जीना चाहिए, ये मेरा बहुत स्ट्रांग मेरे विचार है इस बारे में। और इसी मैसेज को कन्वे करने के लिए मैंने ये बुक लिखी, क्योंकि देखते क्या है कि अक्सर यंगस्टर्स स्पेशली जब कोई हार्ट ब्रेक होता है, कोई रिलेशनशिप टूट जाता है, तो वो सोचते हैं दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बस ये तो गया। आप आए दिन सुनते रहते हैं ना, आज ये हो गया, ऐसा हो गया, इसने ये कर लिया। तो मुझे लगता है कि मतलब कितना शॉर्ट टर्म देखते हैं ना ये लाइफ। एक छोटी सी रिलेशनशिप टूट जाने से क्या लाइफ खत्म हो जाती है? तो मुझे बहुत बॉदर करती है ये बात। और इसी को बताने के लिए कि लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। एक रिलेशनशिप टूट जाने से लाइफ का के मायने नहीं बदल जाते। आगे और रिलेशनशिप्स आएंगे, और लाइफ को इस तरह से गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये जो मेरी पात्र है, जो नैना, इस पूरी तरह से काल्पनिक है। मेरा बचपन बहुत सुखद, नैना एक ऑर्फन है, एक अनाथ है, और मेरी बहुत अच्छी फैमिली है। मेरा बहुत ही सुखद प्रोटेक्टिव बचपन बीता। तो मैं कहीं से भी नैना से मैं रिलेट नहीं कर सकती हूँ इस सेंस में इस सेंस में कि उसके लाइफ में जो परेशानियां आई, स्ट्रगल्स आई, टचवुड मेरी लाइफ बहुत, भगवान की दया से बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ रही है हमेशा से। तो लेकिन मुझे अब आपको कहानी कहनी है तो आपको पात्र चाहिए, है ना? तो इसलिए ये एक मेरे कल्पना की उपज है, ये नैना पात्र, जिसके लाइफ में बहुत दुख है। तो जब इतने दुख इन द सेंस कि ऑर्फन है, तो उसके लाइफ में एक दो फ्रेंड्स के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उसके लाइफ में जब एक इंसान आता है और उसके प्यार होता है, और वो रिलेशनशिप उसके लिए सब कुछ है। हर एंटायर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड दैट रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप जब टूट जाती है, तो उसको लगता है जिंदगी में तो कुछ ही नहीं है। राइट? तो उससे सोचती है कि मुझे जी के क्या करना है। जो मुझे मेरे को एक मतलब तिनका मिला था, सहारे, तिनके का सहारा वो भी चला गया। तो शी डिसाइड्स टू एंड हर लाइफ। वो क्विट करना चाहती है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और कहानी फिर वो सोचती है, उसको पता चलता है कि मेरी लाइफ बहुत कम है, मतलब समथिंग हैपेंस, वो आपको स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो वो हर दिन सोचती है कि अब मेरे पास लिमिटेड समय बाकी है, तो मैं हर दिन एक नए तरीके से जीऊंगी। राइट? तो तब तो जाना ही है वर्ल्ड छोड़ के। और वो अपना जिंदगी, पहली बार जिंदगी जीना शुरू करती है, हर दिन एक नए तरीके से। और धीरे 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 उसको शी फॉल्स इन लव अगेन, एंड इस बार वो शी फॉल्स इन लव विथ लाइफ। उसको जिंदगी से प्यार हो जाता है, जो कि उसके पास है नहीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और फिक्शन है ऑफ कोर्स, लेकिन मैसेज यही है कि सबको मैं कहती भी हूँ, यंगस्टर्स को कहती भी हूँ, एक लव अफेयर आपका हमेशा आपके लाइफ में होना चाहिए, हमेशा। चाहे आपकी उम्र 15 साल की हो, चाहे 50 साल की हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे नहीं हो, आपकी एक लव अफेयर हमेशा होनी चाहिए। और वो लव अफेयर होनी चाहिए अपने आप से, अपनी जिंदगी से। और ये हो, अपने अपने जिंदगी से आप प्यार करोगे तो बाकी सब परेशानियां धीरे धीरे यू विल हैव द पावर टू ओवरकम ऑल दैट। तो वही आपका ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैम। था कि ये फिक्शन, कंप्लीटली फिक्शन है। मैसेज देने के लिए मैंने ये पात्र की कल्पना की।
मैंने क्वेश्चन तो इसलिए पूछा था कि शायद आसपास कई बार होता है कि हम इंस्पायर होते हैं किसी को देख के, किसी से, किसी की स्टोरी से। तो ये आपकी जो स्टोरी है वो काफी सिनेमेटिक भी है, बहुत सारे अप एंड डाउन, जैसे था कि एक टाइम में उसको इतनी टूट जाती है कि लगता है कि अब सब खत्म है, देन फिर बिल्कुल, अचानक से बिल्कुल। हाँ, फिर सब हाँ। कुछ ब्राइट हो जाता है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि इस पे एक मूवी बननी चाहिए? मुझे पता सबसे दिव्या आप मानोगे नहीं, आपने यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड कि इतनी ज्यादा रिएक्शंस जो रिव्यूज आए ना, सब यही कहते हैं ऐसा लगा कि पिक्चर देख रहे हैं। तो इतनी ज्यादा हम्म, ऐसे कमेंट्स आए, तो इनफैक्ट मेरे दिमाग में आया, अब तो मेरी ख्वाहिश है कि इस पे पिक्चर बने। और कुणाल जी के साथ हमने शुरू भी किया था, ये सोचा भी था, फिर कुछ जी। सर्कमस्टांसेस बदल गए, कुणाल जी बॉम्बे चले गए और ये चीज हो नहीं पाई। बट कभी ना कभी बनेगी, क्योंकि मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत ये फीडबैक बहुतों से आया है कि ऐसा लगा कि हम पिक्चर देख रहे हैं। और वैसे भी मेरे घर में सब मुझे बहुत ड्रामेटिक कहते हैं, नाटक कहते हैं, मुझे नौटंकी कहते हैं। तो मैं कुछ लिखूंगी तो उसमें वैसा वो इफेक्ट आ ही जाता है। आई विश कि आपकी ये विश पूरी हो और हमें एक बहुत बेहतरीन मूवी देखने को आमीन। मिलेगी जब ये जी, अभी ये स्टोरी बड़े पर्दे पे आएगी तो। और जो जब तक मूवी बनती है तब तक मैं बोलूंगी व्यूवर्स को ये किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि मैंने भी ऑर्डर कर दी है। बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत जरूर मजा बताइएगा कैसा आएगा इसको लगा। पढ़ने में। रिव्यू, रिव्यू देख के ही मुझे बहुत इंटरेस्ट आया इसमें। और पढ़े जरूर इसको एक बार। दिव्या मैं आपको और मजेदार बात बताती हूँ। दिव्या मैं आपको मजेदार बात बताती हूँ कि आज भी ना जब मैं वो किताब पढ़ती हूँ, मैंने लिखी है किताब, और जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं रोती हूँ। मतलब वो सुनेंगे तो मतलब इट्स समथिंग वेरी फनी, बट एक्चुअली मुझे भी अभी भी वो बुक मूव करती है। मैम, आपने जैसे अभी एक इंग्लिश की पोएम सुनाई, आप हिंदी में भी लिखती हैं कुछ पोएम, पोएट्री वगैरह? थोड़ा बहुत, हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत, हाँ। कुछ हिंदी की कुछ लाइंस? अच्छा, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। और दिव्या मैं आपसे बता रही थी कि एक कवि को, और इन द हार्ट ना, आई एम मोर ऑफ अ पोएट देन एन ऑथर। और एक कवि को सबसे बड़ा सुख ये होता है कोई उसको श्रोता मिल जाए। तो पोएम लिखने के बाद कोई जब, जैसे आपने बोला ना सुनाइए, तो इससे बढ़कर, इससे बड़ा खुशी, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए नहीं है कि आप मेरी कविता सुनना चाहते हैं, तो दिस दिस रियली गिव्स मी हैप्पीनेस। मैं बिल्कुल शौक से सुनाऊंगी आपको, या। तो सबसे पहली जो हिंदी की कविता मैं पढ़ती हूँ, वो रोमांटिक है, और दिस इज कॉल्ड तुम्हारा साथ। अच्छा, एज आई सेड कि मैं हिंदी क्लास 10 तक, हिंदी इंग्लिश दोनों 10th एंड 12th तक की पढ़ी हुई, तो मेरे बहुत क्या कहते हैं, लैंग्वेज बहुत फैंसी और बहुत सुंदर नहीं होते, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मेरी कविता होती है। चिलचिलाती धूप में बरगद की छांव की तरह तुम्हारा साथ, कड़कड़ाती ठंड में गुनगुनी सी धूप सा तुम्हारा साथ, गुलाब की पंखड़ियों में ओस की बूंद की तरह तुम्हारा साथ, सवेरे की सन्नाटी में, सन्नाटे में पपीहे की गूंज की तरह तुम्हारा साथ, सुबह आंख खुलते ही कानों में मंदिर की घंटी की तरह तुम्हारा साथ, भोर होने से पहले मस्जिद की अजान की तरह तुम्हारा साथ, सूखे अधरों में ठंडे पानी का ग्लास सा तुम्हारा साथ, मरुस्थल में मरुस्थल के रेत में हरियाली घास सा तुम्हारा साथ, मद भरी रातों में आंखों की काजल की तरह तुम्हारा साथ, काले घुंघरैले गेसों में चमेली की गजरे की तरह तुम्हारा साथ, नई नवेली दुल्हन के मांग में सिंदूर की तरह तुम्हारा साथ, सुंदर गोरी कलाइयों में चूड़ियों की छनक की तरह तुम्हारा साथ, तुम्हारा साथ है तो जिंदगी में कुछ बात है, मेरे जीवन में हर सांस की तरह तुम्हारा साथ। थैंक यू। ब्यूटीफुल लाइंस मैडम, थैंक यू। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। आपकी एक पोयम टर्बो इंटरनेशनल फुटबॉल टीम में एज अ थीम सुब्रतो, सॉन्ग भी सुब्रतो, अडॉप्ट हुई थी। सुब्रतो, सुब्रतो का अच्छा, इंटरनेशनल, सुब्रतो, हाँ। जी, उसमें उसके बारे में बताइए कुछ। अच्छा, ये भी देखिए,
लाइफ में ना आप यू शुड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। आपको पता नहीं कब कहाँ पे कौन सी दरवाजा कौन सा डोर आपके लिए खुल जाए। तो मेरी बेटी के एक वायलिन टीचर आया करते थे, उनको वायलिन उसको वायलिन सिखाने के लिए। तो एक दिन बड़े परेशान से थे, मैंने कहा क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हो आज। उन्होंने कहा मैम एक ना आई हैव पार्टिसिपेटेड इन अ कॉम्पिटिशन, एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है सॉन्ग का, और म्यूजिक तो मैंने कंपोज कर लिया है, मुझे लिरिक्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे लिरिक्स चाहिए। और मैंने कहा क्या सॉन्ग क्या है, मतलब क्या है, किस चीज का कंपटीशन है। उन्होंने कहा ये शुभ्रतो इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है, मतलब बच्चों के लिए ना, फुटबॉल का कप है, तो बहुत बड़ा इवेंट होता है, और उसके लिए इन्होंने कंपटीशन किया है, और जो बेस्ट सॉन्ग होगा दे विल बी अवॉर्डेड। अब मैंने कहा ठीक है, मैंने इससे पहले कभी लिरिक्स राइटिंग नहीं की जिंदगी में, कभी भी नहीं की। अब नॉर्मल लिखना आसान होता है क्योंकि इट इज जस्ट अ फ्लो ऑफ योर थॉट्स, है ना। आपको कुछ विचार आए, आपने उसको कागज में उतार लिया। पर जब आप एक सेट म्यूजिक है उसके ऊपर लिखना है, और वो भी उस किसी चीज के बारे में लिखना है, वो मुझे पहली बार मैंने नतमस्तक हुए सारे लिरिक राइटर के कि इट इज एक्चुअली अ वेरी टफ जॉब। तो मैंने उस चीज को लिखने में मुझे 2-3 दिन का वक्त लगा, और मैंने फिर वो उसी सेट म्यूजिक में मैंने वो लिरिक्स लिखे, जो कि इट वाज एन इंस्पिरेशनल सॉन्ग फॉर द फुटबॉलर्स, यंग स्टूडेंट्स। और वो कुछ खेल खेल के बारे में था, मुझे लिरिक्स भी ठीक से याद नहीं है। बट व्हाट आई सेड कि मतलब ये बहुत ही अनजाना सा था, मैंने लिखा, अब मैंने लिख के उनको दे दिया, उन्होंने फिर वो लिरिक्स को डाला। और जब वो रिकॉर्ड कर रहे थे तो कई बार उस समय भी फोन आया कि नहीं ये वाला वर्ड ना फिट नहीं हो रहा है, इसके बदले कोई और वर्ड दो, मतलब ये समहाउ बैठ नहीं पा रहा है। तो फिर मैंने ऑन द स्पॉट चेंज वेंज करके वो समहाउ वो सॉन्ग हुआ, एंड वो सॉन्ग दैट सॉन्ग वाज सिलेक्टेड एज अ फर्स्ट प्राइज। और मुझे लिरिक्स राइटिंग के लिए मुझे फिर बुलाया गया, फेलिसिटेट किया गया पूरे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। तो वो मेरी जिंदगी का एक बहुत अच्छा, मतलब इट्स अ गुड मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि एक नई चीज मैंने की, और मुझे उसके लिए अप्रिशिएट भी किया गया। अनीता सक्सेना जी आपसे कुछ मैसेज कर रही हैं आपके लिए। योर ओ, एक्सप्रेस एंड टेन्योर वेर ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग इस तरह से बोलते हो ना तो वी रियली गेट आई रियली गेट मोटिवेटेड, मतलब मुझे लगता है कि हाँ फिर दिखना चाहिए, थैंक यू सुरेंद्र सो कुमार जी मच कह सुरेंद्र रहे हैं। कुमार जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आप हम सब ऐसा ही फील करते हैं। ट्रू। थैंक यू अरुण जी। थैंक यू पापा, मेरे फादर हैं। ओके। थैंक यू भानु, थैंक यू सो मच। मेरे फ्रेंड्स भी देख रहे हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली का हमेशा ही सपोर्ट मिला। मैम आपने जैसे एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी लिखी, सोसाइटी बेस्ड स्टोरी लिखी, और हम्म। एक फिक्शन भी आपने लिखा है, बल्कि ये 2047 जो इस ईयर में आपकी बुक आई है वो भी फिक्शन बुक है। वो भी फिक्शन है, तो राइट। ज्यादा चैलेंजिंग एज अ राइटर आपको ज्यादा चैलेंजिंग वर्क क्या लगता है, एक रियल लाइफ सोसाइटी बेस्ड स्टोरी लिखना, एक फिक्शन लिखना, क्या क्या चीज ज्यादा चैलेंजिंग होता है एक राइटर के लिए? देखिए एक बहुत मतलब ये स्टडी टॉपिक है कि नॉर्मली फर्स्ट टाइम जो ऑथर्स होते हैं, ये देखा गया है, वो शुरुआत करते हैं एक रियल लाइफ स्टोरी पे, है ना, जैसे अपने बारे में लिख लिया है, किसी और के बारे में। तो कई बार जब मुझसे लोग पूछते भी हैं, बच्चे पूछते भी कि वी वांट टू राइट, एंड हम कैसे स्टार्ट करें। तो थैंक यू पासना। तो इसमें इट इज ऑलवेज इजी कि आप किसी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में लिखिए। इससे क्या होगा ना कि आपको पता है कि आपको क्या लिखना है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि मैं क्या बनाऊं, क्या प्लॉट बनाऊं, क्या कैरेक्टर्स बनाऊं। आपके लिए अगर पहला स्टेप है तो हमेशा या तो आपके लाइफ में ऐसी कोई बात हुई है जो आप शेयर करना चाहते हो, अपने लाइफ के बारे में लिखिए, या किसी और के इर्द गिर्द कुछ आपने देखा जो आपको पता है ये हुआ है, तो आप इसके बारे में लिखना आसान है। बट व्हेन इट कम्स टू फिक्शन, तो आपको आपके यू हैव टू इमेजिन एवरीथिंग, और आपको प्लॉट्स बनाने हैं, कैरेक्टर्स बनाने हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि एक दूसरे से ना, मतलब इन सिंक हो। आप कुछ किसी चीज के बारे में लिख रहे हो और कोई बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीज दे दी जो वो उस टाइम से रिलेट नहीं करती, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ध्यान में रखनी पड़ती है। तो फिक्शन लिखना मेरे को लगता है कि इट इज टफर देन एनी रियल लाइफ स्टोरी लिखना। ओके। ये रेखा भारती जी आपसे कुछ कह रही हैं। थैंक यू रेखा। ये भी मेरी फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है।
मैम कुछ ऐसी लाइंस आपसे सुनना चाहेंगे जो आपके दिल के करीब हो, जो आपने बहुत मन से लिखी हो, जो भी एक एक चीज होती है हम जो लिखते हैं, उसका भले बाहर रिस्पॉन्स हमें मिले ना मिले, बट वो हमारे दिल के बहुत करीब होती है। तो कुछ ऐसी पोयम या कोई बुक का ऐसा सेक्शन या कोई ऐसा पार्ट आपकी नॉवेल्स का भी जो आपने बहुत दिल से लिखा हो, बहुत आपके दिल के करीब हो। ऐसे तो वैसे सही बताऊं तो जो भी हम मैं लिखती हूँ पोएम्स की खास करके बात कर रही हूँ या फॉर दैट मैटर बुक्स ऑल्सो, मतलब हर बुक में दिल से लिखती हूँ। तो मुझे दिल से करीब तो मेरे सारे ही हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी होती है जिसमें ना मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ। जैसे आपने पूछा तो मैं एक बताती हूँ। दिस इज अबाउट, आई जस्ट टेल यू। हमारे यहाँ पे ना एक नाम को बहुत अहमियत दी जाती है कि मतलब आपका नाम क्या है। अगर आपने नाम पूछा नाम क्या, अगर मैं रश्मि बोल दूं तो नहीं, रश्मि के आगे आप क्या लिखती हैं। तो इसमें बहुत ही मतलब साफ हो जाता है कि पीपल आर ट्राइंग टू कैटेगराइज मी कि मतलब मैं कौन से कास्ट सेक्शन को से हैं। बिलोंग करती हूँ, और मेरा बैकग्राउंड क्या है, किस कास्ट को बिलोंग करती हूँ, किस स्टेट को बिलोंग करती हूँ। तो मुझे ये समहाउ मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही कोई वाकया हुआ था मेरे साथ। मैं कहीं गई थी तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया रश्मि, तो उन्होंने कहा नहीं पूरी ना पूरा नाम बताइए। मैंने कहा रश्मि त्रिवेदी। अच्छा अच्छा, आप ब्राह्मण है? मैंने कहा नहीं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ब्राह्मण है। मतलब बात की बात कह रही हूँ, पीपल ट्राई टू जस्ट कैटेगराइज यू एंड दिस इज समथिंग विच बॉदर्स मी। क्योंकि अब हमें उस चीज से ऊपर उठना है बहुत। अब तो कितने साल हो गए आजादी के, अभी भी हम कास्ट की बात करेंगे, मतलब समहाउ ये मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए इस वजह से मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत दिल के करीब है। आई डोंट वॉन्ट अ नेम, आई डोंट वॉन्ट अ नेम, फॉर यू विल लुक फॉर माई गॉड इन इट। कि मैं हिंदू हूं कि मुस्लिम हूं, फॉर यू विल लुक फॉर माई गॉड इन इट। You will try to change me with a state. You will search for the region I come from, and my caste will be open for debate. You may also call me anti-national. You may brand me with tags for which I don't care. You may also judge my character, a saint or sinner, you may declare. My name is not the person I am. It's just an identity acquired at birth. How can it define what I am? What really is its worth? My caste, my creed, my religion. I did not get to choose any. So how can these define me? To me, they are not worth a penny. My character, my work, my thoughts, they are the mirror to my soul. My actions are open for scrutiny. So are my dreams and my goal. Judge me not by my name, I beg you. Judge me not by my name, I beg you. Else I would prefer to go without one. Judge me on the scale of humanity, whether or not I deserve to be called a human. Thank you. बचपन से थैंक ही यू मेरे मैम, घर बहुत। में मुझे मुझे दिव्या, मुझे पता नहीं था कास्ट क्या होता। ऑनेस्टली ये मैं एक्सैजरेट नहीं कर रही हूँ, मुझे कास्ट के बारे में ज्यादा पता ही नहीं था। क्लास ट्वेल्थ में थी मैं, मथुरा में थी तब। किसी दूध वाले ने पूछा कुछ, आप जाट हो? तो मैं घर जाके बोला पापा जाट क्या होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी जात वात कास्ट वास्ट के बारे में कुछ नहीं सिखाया। तो मेरी ऐसी अपब्रिंगिंग है कि मुझे समहाउ बहुत हर्ट होता है अगर लोग इस तरह से आपको कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू कला, थैंक यू सो मच। मैम एलएसडी जो मेरा शो है, लाइफ सक्सेस इन दिव्या, इसका जो मोटो है, जो एम है, वो यही है कि इससे जुड़ने वाले जो भी लोग हैं, जो सपने देखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो मेंटल ब्लॉकेज होते हैं, जो डर होता है पूरा ना होने का, वो सबसे पहले हमारे मन में आता है। जब भी हम कुछ सपना पूरा करने के लिए, कोई सपना जब एम बनता है, जब उससे कमिटमेंट जुड़ता है और हम सोचते हैं कि हमें ये पूरा करना है, तो सबसे पहले यही चीजें आती हैं कि उसने किया था, उससे तो नहीं हुआ, हमसे होगा कि नहीं होगा। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में इसका पर्पस है कि वो मेंटल ब्लॉकेज हम कहीं ना कहीं लोगों के तोड़ें, और जो है ड्रीम को पूरा करने के जो रास्ते हैं वो और ज्यादा क्लियर, उनके ड्रीम्स और अच्छे से विजुअलाइज वो कर पाए। ये इसका पर्पस है।
तो इसके कुछ खास जो हम बात करते हैं लाइफ के बारे में, सक्सेस के बारे में, ड्रीम के बारे में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए लाइफ के क्या मायने? हर किसी के लिए लाइफ को देखने का अलग नजरिया होता है बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, कि हाँ। आज आपके लिए लाइफ क्या? तो जब ये व्हेन यू आस्किंग दिस ना, मुझे वो है ना, वो गाने की लाइन्स है, ये ऐसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो बड़े-बड़े संत, महात्मा, दार्शनिक लोग जिंदगी को डिफाइन नहीं कर पाए। मतलब हर लोगों ने डिफाइन किया है, हर इंसान ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। तो कोई एक डेफिनेशन जिंदगी पे फिट नहीं बैठती है। अब जैसे कि जिंदगी का सफर में उन्होंने हिंदी का सफर यूज किया ना, सर्फ और हिंदी वाला सफर। बहुत लोगों को लगता है कि जिंदगी इंग्लिश वाला सफर है, स्ट्रगल, SUFFER। तो हर किसी आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि आपको जिंदगी कैसी लगती है। तो कमिंग टू मी, मेरे लिए जिंदगी को मैं ऐसा देखती हूँ कि मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ, भगवान पे विश्वास करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जिंदगी एक गिफ्ट है, एक तोहफा है भगवान की तरफ से जो उन्होंने मुझे दिया है। और ये तोहफा भी ऑर्डिनरी तोहफा नहीं है, ये डिफरेंट सा तोहफा है। वो देखते हो ना, कभी कभी एक पैक खोला, उसके अंदर एक छोटा सा पैक निकला, एक और खोला, फिर दूसरा पैक निकला। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि जिंदगी वैसी ही है। कैसे? कि एक तो आप कोई आज का तोहफा आपने खोला और हर दिन उसके अंदर एक एक निकलता रहता है। मतलब हर दिन एक नया तोहफा आपको मिल रहा है। हर दिन जिंदगी का एक तोहफा है। और मैं इसको तोहफा गिफ्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको जब आपके कोई नियर एंड डियर वन, कोई आपके लव्ड वन आपको कोई गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं, तो आप उसको बहुत वैल्यू करते हैं ना। आपको छोड़ तो नहीं देते, आपको बिकॉज आपके किसी क्लोज ने दिया है तो आप उसको बहुत वैल्यू करते हैं। और दूसरी बात, तोहफा हर किसी को अच्छा लगता है। मतलब किसको खुशी नहीं मिलती तोहफा मिलने से? हर चाहे कोई भी बोले नहीं नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता, बट फैक्ट रिमेन्स हर किसी को अच्छा लगता है जब कोई इसको तोहफा मिलता है। तो दोनों बात जिंदगी पे भी बिल्कुल फिट बैठती है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। जिंदगी एक तोहफा है, और तोहफा के दे पाकर जैसे हमें खुशी मिलती है वैसे ही जिंदगी में हमें बहुत खुश रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ गिफ्ट। और जिस तरीके से हम एक तोहफे को, अपने नियर एंड डियर वन ने मुझे तोहफा दिया, उसको हम वैल्यू करते हैं, वैसे ये तोहफा बिकॉज भगवान ने हमें दिया है जिंदगी, तो हमें जिंदगी को ना वैसे जाया नहीं करना चाहिए, बहुत वैल्यू करना चाहिए। तो मेरे लिए जिंदगी का नजरिया यही है, इट्स अ जिंदगी जीने के लिए। और मैं पूरी तरह विश्वास करती हूँ कि हर दिन को यू हैव टू लिव। अब मैं हिंदू हूं और पूर्ण जन्म में भी पूरा विश्वास करती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे पुराने जन्म का मुझे कुछ याद नहीं है और आगे के जन्म के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो दिस इज वन वर्ड दैट आई हैव। और मुझे मुझे अच्छे कर्म इसलिए नहीं करने कि मुझे अगला जन्म अच्छा होगा, वो फिलॉसफी में मेरे को विश्वास नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ मुझे अच्छा जन्म, अच्छे कर्म या अच्छा काम करना है, क्योंकि इससे मेरी ये जिंदगी अच्छी होगी और मुझे खुशी मिलेगी। और ये जिंदगी मतलब आई विल लिव अ हैप्पी लाइफ इन दिस बर्थ। मुझे दूसरे बर्थ की मैं चिंता नहीं करती हूँ। तो मैं यही बिलीव करती हूँ कि जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहिए, हर दिन को जीना चाहिए। वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइंस मैम। और सही है कि जिंदगी का हर एक दिन नई शुरुआत लेके आता है। जो हमने पीछे कर लिया, चाहे वो गलती थी, चाहे वो बिल्कुल, कोई पीछे मुड़ बुरा के फेज देखना था, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखना नहीं चाहिए। वो तो जो हो गया सो हो गया। और आज अगर हम उसका पछतावा करते हैं, या हमने कुछ अच्छा भी किया है उसको लेके हम आज बहुत खुश हो रहे हैं और भविष्य को नहीं देख रहे हैं, प्रेजेंट को नहीं जी रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो वो एक मिस्टेक है, वो नहीं करनी चाहिए। आज हम जितना जी सकते हैं, जैसे आपने कहा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और हम उतना ही दिव्या, जी मैं पाए। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी। मैं छोटे छोटे टिप्स, मतलब जो मुझे ध्यान आ रहा है, मतलब मैं सैटरडे मेरा ऑफ होता है और मैं और मेरी डॉटर, अब तो खैर कोविड टाइम से हम नहीं जाते हैं, बट अक्सर हम सैटरडेज को ना शॉपिंग के लिए चले जाते थे या मॉल चले जाते थे। तो मैं हमेशा अच्छा शॉपिंग में मुझे ये खरीदना है, 3-4 चीजें लिस्ट होती थी। ये तो मैं हमेशा डॉटर से ये बोलती थी, बेटा हम ऐसा करेंगे ना, एक चीज छोड़ देंगे। हमेशा मैं उसको कहती हूँ, जब भी तुम बाहर जाओ, कुछ करने के लिए जाओ, शॉपिंग में तुम्हें 4 चीज मिल खरीदनी है जो तुम्हें अच्छी लगती है, एक चीज छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? ताकि यू विल हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इट, कि अब मैं अगली बार जाऊंगी तो मुझे ये खरीदना है। बिकॉज इन लाइफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। तो लाइफ में कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स आपने बनाते रहने चाहिए, अगर नहीं है तो, जिसके लिए आप लुक फॉरवर्ड करें। आप जब सुबह उठो तो आपको पता है कि अच्छा, कल मेरे घर मुझे वहां जाना है, या कल मेरे घर से वहां कोई आने वाला है, मुझे उस फ्रेंड से मिलना है, या मुझे ये काम करना है। मतलब उत्सुकता, एक्साइटमेंट, कुछ भी हो,
मतलब मेरे फोन में ना इतने सारे लिस्ट है, टू डू लिस्ट है, और मुझे रेस्टोरेंट्स जहां मुझे जाना है, जगह जहां जब ट्रैवल करनी है, बुक्स जो मुझे पढ़ने हैं, म्यूजिक जो मुझे सुनना है, मतलब करने वाली चीजें, लिस्ट हमेशा रहनी चाहिए, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। तो उत्सुकता लाइफ में हमेशा बनी रहनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। मैम आगे का कोई प्रोजेक्ट, जैसे आपने बोला कि हमेशा आगे के लिए सोचते रहना चाहिए कि आगे कुछ ड्रीम, तो अभी आपका आगे क्या प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसा कि कुछ नया बुक वगैरह, जैसे अब इस साल में तो आपकी दो एक साथ बुक आई, हाँ हाँ। अभी प्रेजेंट में भी आप कुछ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अभी? लगता है सबकॉन्शियस माइंड को शायद ये पता है कि दो बुक्स आ गई तो आराम से बैठो। नहीं, एक्चुअली जब ये मेरी सेकंड बुक आई थी लॉकडाउन, उस समय मैं ऑलरेडी एक बुक पे काफी आगे वर्क कर रही थी। वो एक रिलेशनशिप पे, मतलब मेरे एज की विमेन के रिलेशनशिप्स के बारे में है, और मैं बहुत वो भी बहुत इन्वॉल्व होकर लिख रही थी, लेकिन बीच में लॉकडाउन हो गया, तो आई जस्ट वांटेड टू राइट अबाउट लॉकडाउन। इस ये जो बुक में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में लिखना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि 2 वीक या 3 वीक रहेगी लॉकडाउन, तो मुझे इसी समय बुक लिख के खत्म करनी है, पब्लिश भी करना है। तो मैंने फटाफट फटाफट ये बुक लिखना शुरू किया, और ऑफ कोर्स मुझे पता ही नहीं था कि इतना लंबा चलेगा ये पीरियड। बट एनीवे, ये बुक चूंकि फिजिकली पब्लिश तो हो नहीं सकती थी बिकॉज ऑफ द कंडीशन उस समय, तो मैंने उसी समय जब लॉकडाउन चल रहा था तभी मेरी किंडल पे मैंने ये बुक पब्लिश की। उस समय जो मेरी वो बुक छूट गई, लेकिन अभी आई, और उसके बाद फिर ये सारी परेशानियां हो गई, फिर मेरा जॉब में भी एक चेंज आया, वर्कलोड बहुत हो गया, तो समाउ मैं लिख नहीं पाई काफी दिन से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं पोएम्स वगैरह तो लिखा है मैंने, बट बुक पे मैं आगे काम नहीं कर पाई। लेकिन इट इज देयर, मुझे पता है कि मुझे वो आगे आई हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। तो बहुत जल्दी ही मैं शुरू करने वाली हूँ उसको, मतलब फिर से शुरू करने वाली हूँ। बुक तो आधी लिख चुकी हूँ मैं, उसको आगे लेने वाली हूँ। मैम लॉकडाउन की बात आपने करी, जो आपकी बुक आई है उसके बारे में मैम कुछ बताइए। जो आपने बोला कि एक पॉजिटिव वे में जिस तरह से लॉकडाउन को कैसे देख, अभी भी वही कंडीशन चल रही है, अभी भी वही कंडीशन चल रही है, फिर हाँ से बिल्कुल। कई सारे स्टेट्स में लॉकडाउन हो गया, और अभी कुछ हम्म। भी नहीं दिख रहा है इन फ्यूचर कि आगे क्या होने वाला है। तो बिल्कुल। उस बुक से अगर आप कुछ मैसेज दें। देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था ना कि हर जैसे एक ही बंदा सफर, हिंदी वाला सफर भी सोचेगा, और ऐसे इंग्लिश वाला सफर जिंदगी को ना तो हर चीज का नजरिया दो अलग अलग हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ, मतलब ये तो सबको पता है कि लॉकडाउन में इतनी सारी मुसीबतें आ रही है। उस समय जब मैंने किताब लिखी थी तो इतनी आई नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कितना लंबा खींचेगा, बट एनीवे मुसीबतें तो आई। तो उस लेकिन एट द सेम टाइम ये हम पे डिपेंड करता है कि हम नेगेटिव चीजों की तरफ देखें या पॉजिटिव तरह की चीजों की तरफ देखें। अब देखिए, जो सिचुएशन है वो तो मेरे नेगेटिव की तरफ देखने से बदलेगा नहीं। अगर मैं रोती रहूं कि ये देखो ऐसा हो गया, मैं बाहर घूमने नहीं जा पा रही हूँ, ये नहीं हो पा रहा है, बिजनेस ठप हो गई है, या जो भी परेशानी हो गई है, अगर मैं रोती रहूं उससे क्या बदलेगा? कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। तो भलाई इसी में है कि हम जो पॉजिटिव्स हुई हैं उसके बारे में सोचे, उसके बारे में देखें, उसके बारे में बात करें। दैट वाज द रीजन कि मैंने ये किताब लिखी। और उस समय तो खैर ऐसा भी था कि मतलब अ, जिस तरीके से हम टैकल कर रहे थे सिचुएशन, लॉकडाउन साहब बंद हो गया था, बहुत ही अनफोर्सीन चीज था, कभी हुई ऐसी चीजें हमने सोचा ही नहीं था, होने की बात तो छोड़ ही दो। तो इस समय फिर मैंने अलग अलग शॉर्ट, एक्चुअली वो स्टोरी ऐसी है कि 5 या 6 लोग की कहानी है, जिसके हर किसी के लाइफ में लॉकडाउन ने कैसे इफेक्ट किया। और वो ऑब्वियसली पॉजिटिव तरीके से ही वो, मतलब उस दौरान दे हैव कम आउट बीइंग मोर हैप्पी, बीइंग मोर सक्सेसफुल, बीइंग मोर पॉजिटिव पर्सन आफ्टर द एंटायर सिनेरियो। तो ये लॉकडाउन के समय मेरी कहानी शुरू होती है अलग अलग किरदारों से, और वो जब अंत में सब जाके मिलते हैं एक हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में, जहां पे सबके लाइफ में, जैसे एक फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक मेरा किरदार है जो कि एक ही बहुत ही गरीब है, उसके पास कुछ पैसे नहीं है अपने फैमिली को सस्टेन करने के लिए, गांव से आया हुआ है, दिल्ली में अभी भी बसा है, और सडनली उसके पास उसकी नौकरी चली जाती है, प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अब वो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या करे। और उस समय जब हॉस्पिटल की नौकरी लोग छोड़ रहे थे, है ना, क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन, लोग डॉक्टर्स नर्सेस बहुत सारे लोग छोड़ रहे थे, तो ये तो बेचारा वैसे ही सा बहुत नॉर्मल सा बंदा था, लेबर सा था, तो उसने नौकरी ली जाके, नोइंग फुल्ली वेल कि आई स्टैंड एट रिस्क, क्योंकि उसको अपने बच्चों का पेट पालना था। और इस दौरान जब उसने देखा जाके, और जब उसने लोगों की हेल्प की, तो उसके अंदर में पहली बार उस, और वो बंदा
मतलब ग्रेजुएट था, बट उसको इस पैसे की जरूरत की वजह से उसने ये नौकरी की, वार्ड बॉय की, हॉस्पिटल के वार्ड बॉय की। और जब उसने देखा कि उसके कंट्रीब्यूशन से कितने लोगों का मदद, मतलब लोगों की मदद हो रही है, और उस समय अपने प्रधानमंत्री लोगों से बात कर रहे होते थे, रिमेम्बर, वो कॉल करके बात करते थे ये सोशल इन सब वर्कर्स से, तो इसकी बात होती है प्रधानमंत्री से, तो उसकी लाइफ बदल जाती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उस ये जो उस अपने काम को वो बहुत आधे मन से दुखी होके काम कर रहा था, क्योंकि यू नो एज अ वार्ड बॉय बहुत सारे काम जो उसने सोचा भी नहीं था कर रहा था, और लाइफ को रिस्क में रख के हाँ। उसके बाद ही रियलाइज कि दिस गेव मी अ पर्पस। मुझे जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री मेरा आदर करेंगे। तो इसी तरीके से एक सोशलाइट थी जो सोचती थी कि मनी कैन बाय एवरीथिंग, यू नो, एंड देन बहुत पार्टी करती है, कोविड के समय में मना था फिर भी वो करती है, उसको डिजीज हो जाता है, वो जाती है, देन शी रियलाइजेस कि मनी इज वर्थलेस। तो ऐसे ही हर किसी के, हस्बैंड वाइफ है, कपल है, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स, उन्होंने, अब डिवोर्स उनको बस बात हो गई कि होना है, और लॉकडाउन हो जाता है, और लॉकडाउन के समय ये पहली बार इन्होंने अपने एक दूसरे को समझा साथ में बैठ के, देन दे रियलाइज बहुत सारी चीजें यार हमने तो बात करना ही छोड़ दिया था। और उसके बाद जब लॉकडाउन खत्म होता है दे डिसाइड नहीं हमें डिवोर्स करना ही नहीं है। तो दैट इज हाउ बहुत लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं, जो हमने वक्त नहीं बिताया था परिवार के साथ, वो इतना सारा वक्त हमने अपने परिवार के साथ बिताया। तो इस बुक में सारी पॉजिटिव चीजें हैं। हाँ, ये है कि नेगेटिव चीजें बहुत हुई लॉकडाउन के समय, और ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट निगेटिंग दैट, ये तो है, बट आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट दैट इन माय बुक, आई हैव टॉक्ड अबाउट ओनली द पॉजिटिव चेंजेस। यार लॉकडाउन ने तो हर किसी को अपने एक नए किरदार से अपने अंदर मिला दिया। जिसने कभी बिल्कुल झाड़ू बिल्कुल। पोछा नहीं किया था उसने वो भी कर लिया, जिसने खाना नहीं सही बात। बनाया था उसने खाना भी बना लिया। सही बात है। लेकिन सच में बहुत सारा, एक जो सबसे पॉजिटिव चीज जो सबके साथ हुई है, एक बहुत सारा टाइम मिला अपने परिवार के साथ बिताने का, जो बिल्कुल। भागती दौड़ती जिंदगी में हम नहीं कर पाते कभी। तो सभी ने इस चीज को एंजॉय भी किया, साथ में कुकिंग करी, सारी डिशेस बन गई घर में। यूट्यूब का बहुत सारा यूज हुआ। बहुत सारी बहुत। डिशेस यूज हुई। सही बात है। पॉजिटिविटी तो अपने देखने के नजरिए पे है कि हम बिल्कुल उसे सर्च हाँ। कर पाते। और मैम सक्सेस के बारे में बात करेंगे कि हर किसी के लिए सक्सेस, सफलता के अलग मायने होते हैं। किसी को लगता है पैसा बहुत कमा लिया, नाम बहुत कमा लिया। तो आपके लिए सफलता का क्या मतलब? मैंने ना बहुत पहले कहीं कोटेशन पढ़ा था, मुझे वही अनोनिमस कोई ऐसा, मुझे कोई किसी फेमस बंदे का कोटेशन नहीं है, बट उसमें यही लिखा था कि सक्सेस इज नॉट व्हाट यू अकम्प्लिश इन लाइफ, सक्सेस इज व्हाट यू इंस्पायर अदर्स टू डू। तो तब से, मतलब बहुत आज की बात नहीं, बहुत सालों पहले की बात बता रही हूँ, तब से ना ये दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे बात बैठ गई है कि एक्चुअल सक्सेस वही होता है जब आप किसी के लाइफ को टच करो किसी भी फॉर्म में। डजेंट, ये जरूरी नहीं कि मैं अपने वर्ड्स के थ्रू करूं, बुक के फॉर्म में करूं, गा के करूं, या कुछ किसी भी सोशल वर्क करके करूं। जब आप किसी के लाइफ को टच करते हो ना, आप किसी के लाइफ में एक इम्पैक्ट करते हो, तो सक्सेस मेरे को लगता है वही सक्सेस है। थैंक यू पूनम, माय सिस्टर, शी इज एन इंस्पिरेशन टू मी। तो ऐसा है कि सक्सेस मेरे लिए वैसा ही वही लगता है। तो मैं जब, इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब मेरी फर्स्ट बुक, जब वुमेन एवरीथिंग विल फाइंड, जब मैं पब्लिश, वो मैंने सेल्फ पब्लिश की थी, क्योंकि यू नो सबसे जो लोग लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत आसान होता है आज की डेट में कोई भी पब्लिश करना। अगर आप बुक लिखते हो तो आज की डेट में सेल्फ पब्लिशिंग वाला एक ऑप्शन है, जो कि आप अपने कॉस्ट पे बुक पब्लिश करा सकते हो। तो मेरी फर्स्ट 2 बुक्स सेल्फ पब्लिश हुई थी, मैंने पैसे देके पब्लिश कराए थे। बाकी बुक ट्रेडिशनली पब्लिश हुई, पब्लिशर ने पब्लिश की। तो एनीवे, जो मैं बता रही थी, तो पहली वाले बुक पे मेरे पब्लिशर ने मुझे बताया था कि मैम, आप लॉन्च करोगे बुक, लोग आएंगे, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, चले जाएंगे, वो बुक खरीदेगा नहीं, कोई पढ़ेगा कोई नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, मुझे तो अपनी कहानी कहनी है, कह दो, मैं वो कह रही हूँ। और जब लोग जब पढ़ के जब मुझे लिखते हैं ना, मतलब इस वाले पहले वाले बुक के बारे में बताती हूँ, उसी समय बुक निकले हुए कुछ ही दिन हुए थे, मेरे पास एक मैसेज आया, बाद में भी कनेक्टेड ऑन फेसबुक, एक बंदे का, इंसान गुवाहाटी से। उसने कहा कि मैम, वी वर इन अ टर्मोइल, हम लोग सोच रहे थे कि मेरी वाइफ का ट्रांसफर हो गया था, हम वो क्विट करने वाली थी, तभी बाई चांस हमने आपकी बुक पढ़ ली, हमने कहा नहीं नहीं, वी शुड गिव इट अ ट्राई। तो मेरे को लगा माय गॉड, मुझे मुझे बाकी का नहीं पता, एक
परिवार है, मतलब एक है बंदा जिसकी मैंने लाइफ टच किया, उसके मेरे बुक पढ़ने के बाद उसने डिसाइड किया नहीं वी शुड यू नो, जिस तरह से मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया तो मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए अपने वाइफ को, ताकि उसको करियर एंड फैमिली के बीच में चूज नहीं करना पड़े। तो मुझे इस तरह से, जब मैं आज भी, जबकि मेरे एशेस टू ड्रीम्स को लिखे निकले हुए काफी दिन हो गए, अब तो साल 2 साल हो गए इस बात को, 2 साल हो गए, तो अभी भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टा में या बाकी हैंडल्स में कि मैम आई वाज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप इन माय लाइफ, मुझे लग रहा था सब खत्म हो गया, और आपकी बुक पढ़ी मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला कि यार क्या मैं एक ब्रेकअप पे रो रही हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब कोई भी एक बंदा ये कहता है कि आपकी बुक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में बहुत कुछ है, मैं एक ब्रेकअप के सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से मेरे लिए सक्सेस वही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितने मेरे बुक को कितने क्या कहते हैं रेटिंग मिला या कितने लोगों ने मतलब व्हाट मैटर्स इज इवन एक बंदा भी अगर पढ़ के खुश है और उसको मैंने उसकी लाइफ को टच किया, तो मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो गई, और जितनी भी परेशानियां स्ट्रगल सब मेरा वर्थ है। ट्रू, बहुत ही सुंदर लाइन मैम बोली आपने। ये बात बहुत सच है। मैं अपनी बात बोल रही हूँ, जब मैंने एलएसटी स्टार्ट किया था, ये डिवाइन पॉजिटिव वाइब स्टार्ट किया था, तो मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशंस थी और पर्पस सिर्फ यही था कि जो पॉजिटिविटी मैं फील कर रही हूँ उसको स्प्रेड कर सकूं, फैला बिल्कुल। सकूं। तो इस एलएसडी का पर्पस भी सिर्फ इतना ही है कि इससे अगर कोई भी बेनिफिट होता है, एक बंदा, किसी को भी बिल्कुल हाँ। इंस्पिरेशन मिलती है, कोई भी मोटिवेट होता है, तो इसका पर्पस सॉल्व हो गया। सॉल्व हो तो गया, ये बहुत बहुत बहुत। बड़ा सेटिस्फेक्शन। और मुझे सपोर्ट भी बहुत मिल रहा है। इसका पहला वाला एपिसोड जो था वो बहुत लोगों ने पसंद किया, और ये एपिसोड भी मैंने लोग भी बहुत देखा था। पसंद कर रहे हैं। जी। और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये बहुत मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, गुड लक की बात है। और नहीं, मेरा ये मानना है अच्छे इंटेंशन से किया हुआ काम सक्सेसफुली होता है, अच्छा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। सही कह रहे हैं मैम। जैसे आपने बोला कि फैमिली सपोर्ट तो आपको है, हर किसी को जरूरत होती ही है, स्पेशली लेडीज को फैमिली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और उसके बगैर तो ड्रीम पूरा करना क्या, उसको देखना भी थोड़ा कम मुश्किल होता है। मुश्किल होता है, हम उसको अलाउ, कहते हैं ना कि हमें हर चीज के लिए अलाउ होना बहुत जरूरी है, कि हम परमिशन ले लें कि अच्छा हम ये कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत ज्यादा है अभी भी हमारी सोसाइटी में। तो बिल्कुल। कुछ ऐसा मैसेज आप हमारे व्यूवर्स को दें जो राइटर बनने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कुछ डर है, कुछ परेशानी है, कुछ संकोच है, कुछ हेजिटेशन है, कुछ मेंटल ब्लॉकेज है। तो उनके लिए कुछ आप मैसेज दीजिए जो राइटर बनना चाहते हैं, फिर देन हम बात करेंगे आगे भी जो आपकी बुक से रिलेटेड है। नहीं दिव्या, मैं वो अभी बता मैसेज तो मैं भी देती हूँ, पर उससे पहले आपने एक बात कही ना जो कि परमिशन वाली, तो मुझे कहीं जी। मतलब घंटी बजी, क्योंकि मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ परमिशन के ऊपर। मैं हमेशा शुरू से ही मैं कहती थी, मुझे ना लोग कहते हैं मुझे बचपन बहुत याद आता है, बचपन बहुत अच्छा था, मेरा भी बचपन बहुत अच्छा था, लेकिन मैं हमेशा बड़े होने आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एन एडल्ट। क्यों? क्योंकि मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे मतलब आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस कि मैं जो करना चाहती हूँ, मुझे परमिशन लेना मुझे समहाउ मतलब पता नहीं रेस्ट्रिक्टिव लगता है। मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, वो एज एन एडल्ट हम लोग सब वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, लेकिन ये कहना कि आपको ये करने के लिए आपको इसकी परमिशन चाहिए, एक बच्चे को परमिशन चाहिए है ना, बचपन में हम सबको अपने पेरेंट्स का परमिशन चाहिए था, दैट वाज फाइन। But as an adult, I think I'm responsible enough and I'm mature enough to take my own decisions. तो थैंकफुली भगवान की दया से, बाय गॉड ब्लेसिंग, मेरे को परिवार ऐसा मिला, मेरे हस्बैंड ऐसे मिले कि मुझे कभी परमिशन वाली चीज, मुझे कभी वो दिक्कत नहीं आई। तो आपने जब वो बोला, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं लकी हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी जगह, ऐसे बहुत जगह होते हैं लोगों को परमिशन की जरूरत होती है। तो इसमें हर किसी से कहती हूँ, सिर्फ लिप सर्विस मत करिए। आप कहते हैं कि औरतों को आगे आना चाहिए, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, आपको करके दिखाना होगा। और चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर पे शुरू करिए। यू नो आप घर पे सपोर्ट करिए, तब आप बाकी के बाहर के बारे में बात करिए। आपको सिंपल सा सपोर्ट विल एक्चुअली हेल्प हर अ लॉट। तो अब आपके क्वेश्चन पे आती हूँ। आपका क्वेश्चन था कि बडिंग राइटर्स के लिए मैं जो ड्रीम्स मतलब अ पर्सन हु वांट्स टू राइट, उसके लिए क्या मैसेज है। तो ड्रीम की बात की आपने, और आपका शो भी ड्रीम्स के बारे में है। तो ड्रीम्स, व्हेन वी टॉक ऑफ ड्रीम्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि सपने तो सबको ही देखने चाहिए। बिना सपने का मतलब कोई लाइफ इज मीनिंगलेस। और
एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है सपनों के बारे में। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था कि अ ड्रीम इज अ विश दैट योर हार्ट मेक्स। अ ड्रीम इज अ विश दैट योर हार्ट मेक्स। तो क्या है ना, हम हमेशा कहते हैं, जब ये नॉर्मल कहा जाता है ना कि जब आप दुविधा में हो तो आंख बंद करो और बस दिल की सुनो। दिल आपका कभी गलत आपको नहीं कहता। तो अगर आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हो, है ना, तो अपने दिल की सुन रहे हो। जब दिल की सुन रहे हो तो आप गलत कर ही नहीं रहे हो ना, आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकते हो। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हो तो आप बी एश्योर्ड कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू योर हार्ट। क्योंकि हार्ट वी ऑल नो इज ऑन द लेफ्ट, बट हार्ट इज ऑलवेज राइट, है ना। तो हार्ट इज ऑन द लेफ्ट बट इट इज ऑलवेज राइट। सो सिमिलरली हम जब अपने दिल की सुन रहे हैं तो जो डाउट किसी के इंसान के मन में है कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ, पता नहीं ये सही होगा कि नहीं, गलत नहीं होगा, अगर आप दिल से चाहते हो, अगर ये आपका ड्रीम है, अगर आपका ये सपना है, तो आंख बंद करके करो, क्योंकि वो गलत हो ही नहीं सकता। दिल आपके गलत चीज के लिए चाहेगा ही नहीं। अच्छा, हाउ टू फॉलो योर ड्रीम्स। क्योंकि जब हम अपने सपनों की तरफ चाहते अग्रसर होते हैं तो ऐसा नहीं ना कि हर चीज एज अ केक वॉक हमें मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। तो ऐसा नहीं होता, मतलब सब लोग मेरी तरह लकी नहीं होते, आई एम टच वुड। लेकिन स्ट्रगल्स आती है, नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, मुझे मेरी भी स्ट्रगल्स आई, मैंने भी अपनी तरीके की स्ट्रगल्स आई, सपोर्ट मिला, बस स्ट्रगल्स मैंने अपनी तरीके से उसको टैकल किया। तो सिमिलरली हर किसी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगी, तो उसको घबराना नहीं है, उसको टैकल करना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ दैट रोड वो आपका ड्रीम आपके लिए वेट कर रहा है। और पतंजलि जो बहुत पहले एक संत सेंट पतंजलि ने सालों साल पहले, मतलब हजारों साल पहले पतंजलि ने एक बात कही थी। वो इंग्लिश में है वैसे तो, अगर 2 मिनट में पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मैं हमेशा अपने बेड के पास रखती हूँ और मैं उसको बीच बीच में पढ़ती रहती हूँ। तो आई जस्ट टेक अ मोमेंट, आई जस्ट, वो ड्रीम्स के बारे में है इसीलिए आई वांट टू रीड इट आउट। एक सेकेंड। उन्होंने कहा था कि when you're inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thoughts break their bonds. Your mind transcends limitations. Your consciousness expands in every direction, and you find yourself in a new, great, and wonderful world. Dormant forces, faculties, and talents become alive, and you discover yourself to be a greater person by far than you ever dreamed yourself to be. सारांश में ये है कि आप अगर अपने ड्रीम्स की तरफ अग्रसर हो रहे हो, तो जो आपको खुद को नहीं पता है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो कैपेबिलिटीज है, जो आपके अंदर वो जो चीजें छिपी हुई, मतलब आप एक ट्रांसफॉर्म पर्सन हो जाते हो और आपके अंदर वो सब पावर्स आ जाते हैं अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए, जो आपको खुद भी नहीं पता होती है। तो इसीलिए अगर आप है ना, कहते भी है कि अगर व्हेन यू वांट समथिंग विथ योर हार्ट तो यूनिवर्स कंस्पायर्स फॉर यू टू हैव इट। तो ये बात बिल्कुल सच है। आप चीजें एक के बाद एक बैठती जाती हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, बट वो सॉल्यूशंस भी आता है, स्ट्रगल्स के साथ सॉल्यूशंस भी आता है, और अंत में आप वो अपने ड्रीम्स अचीव कर ही लेते हो, आज नहीं तो कल। इसीलिए ड्रीम्स अगर आपके हैं, क्योंकि आप, मैं सबसे पहले कहूंगी, अगर आपके कोई ड्रीम है तो आप बहुत लकी हो। पूछो क्यों? क्योंकि ड्रीम, बहुत सारे लोग ऐसे उनके कोई ड्रीम ही नहीं होते, है ना। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट ऑल्सो। अगर आपके ड्रीम नहीं तो कोई बात नहीं। द आइडिया इज यू शुड बी हैप्पी। अगर आप बिना कोई एम्बिशन लिए भी खुश हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी के ड्रीम है तो आप आंख बंद करके उसको फॉलो करो, क्योंकि 101% वो पूरा होगा। ये मुझे, मेरा पूरा विश्वास है इस बारे में। वेरी नाइस। ये महेश प्रसाद चौधरी जी आपसे मैसेज कर रहे हैं। थैंक यू पापा। मतलब मेरे इंस्पिरेशन है मेरे फादर। आई मीन ये मौका मिल रहा है मेरे पेरेंट्स, जैसे मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि मतलब ऐसी जो हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई, हमें ऐसा माहौल मिला कि हमें कभी लगा नहीं, मतलब भी इतना ओपन सा माहौल मिला हमारे अपब्रिंगिंग में कि आज हम जो भी हैं, हम 4 भाई बहन हैं, 3 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। तो हम लोग जो भी हैं आज की डेट में, सब मेरे पेरेंट्स के हिसाब से, उनकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से की वजह से है। मतलब आई गिव ऑल द क्रेडिट टू देम। बाय द वे माय मैं मॉम आल्सो अपनी राइट्स। मेरी मॉम हिंदी में लिखती हैं, मेरी मॉम ने भी लिखा है, तो शायद जीन्स में कहीं ना कहीं, जो मुझे पता नहीं था, मेरे वो राइटिंग का वो जो मुझे जीन्स में मिला है शायद।
ओके। आपकी मदर भी राइटर हैं, वो भी हाँ, लिखती हैं? राइटर है। हाँ ओके। जी, मतलब वही है कि कहीं ना कहीं अंदर दबा था, कहीं बस न कहीं उसको था। तलाशने की जरूरत थी, और ऊपर वाले ने मौका दिया। एंड बट चैलेंज एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर एक नॉर्मल इंसान वही हम वही करते हैं कि हम भागते हैं, हर्डल से भागते हैं। और खासकर जब आप फैमिली लाइफ में होते हैं एज अ वुमेन, तब तो बहुत ज्यादा हमें सोचने की जरूरत होती है कि हमसे बहुत सारे जिंदगियां जुड़ी होती हैं। बिल्कुल, बहुत 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 अहम बात कह रही हो भैया, दैट्स वेरी ट्रू। तो हमें भी लगता है कि कहीं हमारे साथ बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रोकते रहते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है जब हम किसी चैलेंज को फेस करते हैं, और आपने ये किया, ये करके दिखाया। तो जाहिर सी बात है, इतना सारा प्यार जो यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए, आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का, और आई एम श्योर कि आपके साथ ये जो बातचीत हुई है, इससे बहुत लोग इंस्पायर होंगे। और बहुत लोग अपने सपनों को विजुअलाइज करेंगे, बहुत सारे लोग अपने सपनों को जीने की हिम्मत कर पाएंगे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की हिम्मत कर पाएंगे। और यही एलएसटी का पर्पस है। मैम, कई बार होता है कि आप बहुत मन से लिखते हैं, और कई बार होता है कि एज अ राइटर, एज अ पोइट, कुछ मन में उभर रहा है, और ज्यादा सोच नहीं रहे, बस उसको लिख दिया। और हुँ। ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं की, बट लोगों ने, जब लोगों के पास गया तो लगा, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज थी, बहुत लोगों ने पसंद किया। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने बस कुछ फॉर्मली लिख दिया, बट वो चीज बहुत पसंद की रीडर्स ने? कोई पोयम या एक्चुअली कोई ऐसा? जब हम लिखते हैं ना तो मतलब मैं ये फिर सबसे बाकियों से भी कहती हूँ कि जब मैं लिखती हूँ यंगस्टर्स को मैं कहती हूँ कि राइट टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। आप जो लिख रहे हो अपने को एक्सप्रेस करने के लिए लिखो, इम्प्रेस करने के लिए नहीं। तो जब हम एक्सप्रेस करने के लिए लिखते हैं ना तो बिल्कुल दिल से लिखते हैं और वो लोगों के दिलों को टच करती है लोग। तो मेरे साथ अक्सर मैं कोई भी जब पोएम लिखती हूँ ना बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं होता कि कोई भी पढ़ेगा, सही मैं बता रही हूँ। अपने परिवार वालों को सबसे पहले पकड़ पकड़ के सुन लो मेरी पोएम सुन लो, तो वो सर सुन लेते हैं मेरी कविता। तो मैं मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती कि कोई मेरी पोएम सुनेगा। थैंक यू पोली, थैंक यू सो मच। तो वो मेरी पोएम सुनेगा या कविता सुनेगा। लेकिन जैसे माय डाइंग कॉन्शियस, ये मेरी ऐसी कविता है कि मतलब देश को तो छोड़ दीजिए, विदेशों से इतने लोगों ने मुझसे कनेक्ट कनेक्ट हुए। क्योंकि इसमें मैं श्रेय अपनी कविता को नहीं देती हूँ, मैं श्रेय इस जज्बे को देती हूँ, उस थॉट को देती हूँ जो इस कविता में है। हम लोग क्या होते हैं ना, वी आर ऑल सो बिजी, वी गेट सो बिजी विद लाइफ कि हम सब चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। तो एक दिन ऐसे ही कुछ हुआ था, हम्म। हम लोग खाने वाने के लिए बाहर गए थे। और मैं और मेरा बेटा, हम लोग दोनों जब भी बिल ज्यादा आता है ना तो हम लोग को दुख होता है। दुख किस बात का होता है कि मतलब यू नो इट्स अ काइंड ऑफ, कहीं ना कहीं कॉन्शियस में ना ये बात प्रिक होती है कि ये इतना पैसा खाने पे, एक डिनर पे वेस्ट होता है। मतलब जब हमारे इतने गरीब है, मतलब नॉट दैट हम नहीं जाते, हम जाते हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं गिल्ट होता है दिमाग में। तो मैं ऐसे ही, हम लोग गए थे और मैं सोच रही थी यार इतना ज्यादा पैसे जो खर्च हो गए एक डिनर पे। ये सामने दरबान था, तो कहते ये तो इसकी सैलरी होगी शायद, इस बेचारे की ना 5,000 रुपए तो इसकी सैलरी होगी। ये दिमाग में आया था। उस रात को मैंने ना ऐसे ही माई डाइंग कॉन्शियस करके मैंने एक पोएम लिखा कि मतलब कई बार हमें पता है ये गलत है पर हम करते हैं क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो ये चीजें जो कि हम सब ये गलती करते हैं, मैं ही नहीं, आप भी करते हो, हर कोई वो गलती करता है, गलती है। और दिल में कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक अच्छा, इन सबके दिल में है, अच्छाई सबके अंदर है। और वो अच्छाई को जब टच होता है, यार सही में मैं भी तो गलती करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि इसने कितना अच्छा लिखा। अच्छा नहीं, ये आपसे रिलेट होता है तो आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही ये वाली कविता मेरे मतलब विदेशों से भी इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया, इतने लोगों के मैसेजेस आए कि आप क्या करते हो, मैं एनजीओ खोलना चाहती हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो। मतलब दे थॉट मे बी आई एम अ सोशल वर्कर एंड डूइंग लॉट ऑफ सोशल वर्क। मैंने कहा मैं कोई सोशल वर्क नहीं करती हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ और एक आम इंसान के जज्बात है जो मैं ये लिख रही हूँ। तो भाई ये मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा मतलब वायरल होगा, इतना ज्यादा पसंद करेंगे। मुझे इंटरव्यू के लिए एफएम चैनल से चेन्नई से कॉल आया ओके। कि आपने लिखा प्लीज आप चेन्नई आ जाओ, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मेरे ये वाली पोएम इनफैक्ट बहुत फनी इंसिडेंट है ये। अभी मिस्टर जेठमलानी की जब की डेथ हुई थी,
तो समहाउ ये वायरल हो रहा था मिस्टर जेठमलानी के नाम, और बहुत फ्रेंड्स ने बोला देखो रश्मि तेरी पोएम है मिस्टर जेठमलानी के नाम से ये वायरल हो रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उस समय तक मुझे आदत पड़ गई थी। मैंने कहा नाउ इट डजंट मैटर मी, मतलब बॉदर मी, पहले तो मुझे दुख होता था, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो एनीवे, तो थोड़े दिन के बाद ये जो फैक्ट चेक वाला होता है ना, जो यूट्यूब में वीडियोस या व्हाट्सएप में वायरल होता है, चीजें वायरल होती है, फैक्ट चेक वाली न्यूज का एक है डिपार्टमेंट होता है। तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल पेपर्स वालों ने मुझे कनेक्ट मतलब कांटेक्ट किया कि मैम ये हमने गूगल किया तो पता चला ये आपने लिखा है, ये आपने लिखा है। मेरा इंटरव्यू हुआ सिर्फ इस पोएम की वजह से। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया और बहुत सारे बिग न्यूज़पेपर्स, दे कनेक्टेड विद मी, दे आस्क्ड मी बिकॉज ऑफ दिस पोएम, बिकॉज एक बड़े इंसान राम जेठमलानी को ये दिया गया था, उनके नाम से वायरल हो रहा था। उनके बेटे ने कहा कि नहीं नहीं मेरे फादर ने नहीं लिखी, उनसे पूछा गया उनके बेटे से, उन्होंने कहा नहीं मेरे फादर ने नहीं लिखी है। तो जब पता चला कि मेरे फेसबुक में देखा, मेरे पेज में लिखी है, तो कहने का मतलब है कि इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी कोई भी पोएम में मुझे ऐसा लगता नहीं है, बट इसके बारे में मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था। मैम कुछ उसकी लाइनें, हाँ जरूर। कुछ लाइन। हाँ। हाँ बिल्कुल। Sometimes in the dark of night, I visit my conscience to see if it is still breathing, for it's dying a slow death every day. When I pay for a meal in a fancy place, an amount which is perhaps the monthly income of the guard who holds the door open, and quickly I shrug away the thought, it dies a little. When I buy vegetables from the vendor and his son Chotu smilingly weighs the potatoes, Chotu, a small child who should be studying in a school, I look the other way. It dies a little. When I'm decked up in a dress that cost a bomb, and I see a woman at the crossing in tatters trying unsuccessfully to save her dignity, and I immediately roll up my window, it dies a little. When at Christmas I buy expensive gifts for my children, on return I see half clad children with empty stomach and hungry eyes selling Santa caps at the red light. I try to salve my conscience by buying some, yet it dies a little. When my sick maid sends her daughter to work, making her bank school, I know I should tell her to go back. But I look at the loaded dishes in the sink and dirty dishes, and I tell myself, it's just for a couple of days. It dies a little. लंबी पोएम है, बट ये हर तरीके से वही दर्शाती है कि हर ऐसे कई वाक्य, ऐसे समय आता है जब हम अपने जमीर को मार देते हैं, पर कहीं ना कहीं वो हमें कचोटता रहता है। तभी ये इतना पसंद किया लोगों ने, क्योंकि हम सबके वो अंदर जो एक कॉन्शियस बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमें प्रिक करता है। सो इसका लास्ट ये लाइन है, उस समय इफ यू रिमेम्बर दिल्ली में बहुत, हर साल ही होता है वैसे, उस साल बहुत ही बुरा हाल था पॉल्यूशन का। तो लास्ट पैराग्राफ है कि व्हेन माय सिटी इज चोक्ड, ब्रीदिंग इज डेंजरस इन द स्मॉग रिडन दिल्ली, आई टेक माय कार टू वर्क डेली, not taking the metro, not trying carpool. One car won't make a difference, I tell myself. It dies a little. So when in the dark of night, I visit my conscious and find it still breathing, I'm surprised. For with my own hands, daily, bit by bit, I bury it. हम रोज अपने जमीर को दफनाते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर कहते हैं जमीर मर गया। वेरी कनेक्टिंग मैम। इससे तो मतलब इसीलिए ऐसी चीजें पसंद करते हैं लोग, क्योंकि उससे वो कनेक्ट कर पाते हैं। मैं भी, आप जो भी लाइन से ऐसा लग रहा है कि सब मेरी ही लाइफ से जुड़ी हुई चीजें बिल्कुल हैं। हाँ, ये सब चीजें हम डेली लाइफ में फील करते हैं। फील करते हैं। तो
क्योंकि मेरा मानना है, हाँ, मतलब हम लोग दिल से, हर इंसान अच्छा ही है, हर इंसान अच्छा ही चाहता है ना। मौका किसी को मिलता है करने का, किसी को नहीं मिलता है, बट अच्छा ही सब हर कोई चाहता है। मैम बहुत अच्छा लगा आपने एक तो हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, ये मुझे भी इसके लिए बहुत अच्छा बहुत लग बहुत रहा है। धन्यवाद। इतना इतना टाइम आपने हमें दिया, कीमती टाइम, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज जैसे कि एज अ वुमेन, एज अ लेडी, एज अ वर्किंग वुमेन, जो आप देना चाहती हैं, जो कन्वे करना चाहती हैं, हालांकि आपने अपनी बुक में भी काफी कुछ लिखा, अभी आपने उससे कुछ सेक्शंस पढ़े उससे भी, बट एट लास्ट एक कंसाइज फॉर्म में कुछ मैसेज जो आप कन्वे करना चाहें लेडीज के लिए भी स्पेशली, एंड बाकी जो व्यूवर्स हैं हमारे उनके लिए। लेडीज के लिए वैसे तो बहुत सारे, वर्किंग वुमेन के तो मैं ऑलरेडी बात कर ही चुकी हूँ। अभी एक बात और मैं जो कहना चाहती हूँ, विमेन के लिए स्पेशली, मतलब अगेन जस्ट ऑफ द हैट आई एम टॉकिंग, कि अक्सर ना हम जज करते हैं, हम विमेन ही विमेन को जज करते हैं। तो आई थिंक हमें उससे ऊपर उठना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बहुत जरूरी है। मुझे इसलिए याद है कि मतलब अ, ये अक्सर होता है, ये हर जगह होता है, और ये ऑफिस में भी जब डिस्कशंस वगैरह, जब भी फ्रेंड्स के बीच में बैठे हैं या कभी भी डिस्कशंस होता है, तो हम कहते हैं ना कि आजकल की लड़कियां, ये बहुत कॉमन टॉपिक है हमारी मतलब मेरी उम्र की लेडीज की, बहुत कॉमन टॉपिक है कि आजकल की लड़कियां, दे इनवाइट ट्रबल, वो ऐसा करती हैं, वो वैसा करती हैं। मुझे ये सब चीजें बहुत अ, बुरी लगती है, बिकॉज आई फील कि वी शुड नॉट जज। ठीक है, आप अपनी मतलब कुछ चीजें हैं जो कि गर्ल्स को समझनी चाहिए, और समझती भी हैं, बट यू कैन नॉट से कि बिकॉज लड़कियों की वजह से आज की डेट में ये हो रहा है, ये उन्होंने, दे इनवाइट ट्रबल, ऐसा नहीं है। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि अगर ऐसी बात होती, तो वो 6 महीने की बच्चे ने क्या गलत किया था, उसने क्या गलत कपड़े पहने थे, या कोई एक बुरका क्लाड वुमन भी का भी रेप होता है, तो उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने कैसे इनवाइट किया था। तो ये जज करना कि विमेन इनवाइट ट्रबल देमसेल्व्स बाय वेयरिंग सच थिंग्स और बाय बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। वी शुड स्टॉप डूइंग दिस। जब ये मीटू वाली जो बात हुई थी, रिमेम्बर, मतलब थोड़े दिन पहले की बात है, तो हम सब कहते थे, अरे उसको अगर ऐसा हुआ था तो उस समय क्यों नहीं उसने बोला। इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। तो अगर कोई आज की डेट में वो करेज जुटा पा रही है और वो बोल रही है, उसको सपोर्ट करो, उसको आप अंडरमाइन क्यों कर रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते हो, कम से कम उस पर उंगलियां मत उठाओ। तो एक तो विमेन को, ये थोड़ा सा मैंने मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से नेगेटिव बात है जो मैंने बोली, जो मुझे मतलब समहाउ मुझे हर्ट करता है, और ये नो इसलिए मैं बोली, पता नहीं बोलना चाहिए था नहीं या नहीं। बट अदरवाइज विमेन के लिए मेरे को यही है कि एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी आपको देखता है, जैसे अब दिव्या, ये अच्छा, इसकी बहुत अच्छी प्रयास है, बहुत अच्छी, शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, तो ऑल ऑफ अस शुड ट्राई टू सपोर्ट हर, है ना। एक कम से कम एज अ वुमेन हमारे एक दूसरे के लिए हमारा ये फर्ज बनता है, क्योंकि एज आई सेड, ऑल सेड एंड डन, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, एंड इफ वी डोंट सपोर्ट ईच अदर तो हु विल। तो हमें अगर विमेन मेन से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सपोर्ट करे, उससे पहले एक दूसरे को हमें तो सपोर्ट करना है ना, राइट। तो एक तो ये हो गया। दूसरे, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, है ना, कि आप, ऐसी कोई चीज नहीं है, मतलब भगवान ने इंसान और स्पेशली विमेन को ऐसा बनाया कि आप जो चाहे कर सकते हो। तो मैं, मेरे जैसी लड़की, मतलब मेरे जैसे इंसान जो कि बहुत ही लेजी है और बहुत ही इजी गो, यू नो लकी टाइप्स है, वो अगर कुछ कर सकती है लाइफ में, अगर मैंने जो चाहा वो किया, तो आप लोग, जो लोग आप में इतनी प्रतिभा है, इतने गुणी हो, तो आप लोग तो कर ही सकते हो। तो यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना चाहिए। एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, यू शुड ऑलवेज डू इट। आई मीन यू कैन डू इट, इट इज इन यू, आपके अंदर है वो काबिलियत उस। और कुछ लोग कहते हैं समय नहीं है, समय निकल जाता है। मैं भी मतलब वर्किंग होने के बावजूद, मतलब मैं क्या अपनी एग्जांपल दूं, हर कोई इतना, जिस चीज जो जो पसंद आता है ना, वो आप समय निकाल लेते हो। तो अगर आपको कुछ करना है तो समय का एक्सक्यूज तो आप लीजिए मत। मतलब यू कैन ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर व्हाट यू वांट टू डू। तो फॉलो योर ड्रीम्स, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स लाइफ वर्थ लिविंग। दैट इज अ मैसेज फॉर women स्पेशली। वेरी नाइस मैम। और सही कह रही हैं आप कि एक कहते हैं ना सोसाइटी में, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये निगेटिव नहीं है, ये सच्चाई है।
सबसे पहले हम ही अगेंस्ट खड़े होते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर बस गया है, ये जज करने वाली चीज, इससे हमें ओवरकम होना चाहिए। अब बहुत जरूरत है इस चीज की। एंड जो जैसे कि आपने कहा कि बिलीव सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम खुद पे करें, अपने सपनों पे करें, अपनी कैपेसिटी पे करें। तो ये मैसेज हर किसी के पास जाना चाहिए। और मेरे सारे व्यूअर्स जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक, और भी लोगों तक, चाहे वो वुमेन है चाहे जो भी हैं, मेन वुमेन, सबके लिए ड्रीम्स तो सबके हैं। और बिल्कुल, ये मैसेज, रश्मि जी का ये मैसेज सबके पास पहुंच सके, और किसी एक को भी अगर फायदा हुआ, तो मैं समझूंगी कि हम दोनों का ये 1.5 घंटे बैठ के यहाँ पे बातें करना सफल हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने इतना टाइम दिया, इतनी वैल्यूबल थॉट्स हमारे साथ शेयर किए, और आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी किताबें दी हैं, और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही लिखती रहें, और माँ शारदे आपकी कलम में और ज्यादा ज्ञान भरे, और ज्यादा प्रतिभा दे, और आप और आगे बढ़ें। और हमारी बेस्ट विशेस, एलएसटी की बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी थैंक मच कि आपने थैंक हमें यू ज्वाइन दिव्या। किया, इतनी अच्छी तुमने अच्छी। मुझ आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ आके, क्योंकि जब ये मौका मिलता है कनेक्ट करने का, लोगों से बात करने का, तो हम अपने दिल की बात रख सकते हैं। और ऐसे मौके जब मिलते हैं तो यू नो हम एक फिर से वो बात आ रही है कि हम अपने आप को प्रमोट नहीं कर, हमें हर विमेन, हर किसी की प्रॉब्लम होती है, वी डोंट प्रमोट आवरसेल्व्स। तो दीज थिंग्स आर, ये मीन्स होता है कि हम अपने अपने काम के बारे में, चीजों के बारे में प्रमोट कर सके। तो आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपने बारे में, अपने काम के बारे में बात करने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, एंड आई विश योर शो अ ग्रेट सक्सेस, एंड आई एम वेरी श्योर अब बहुत बहुत सक्सेसफुल होने वाला है ये शो। लोग अपॉइंटमेंट मांगा करेंगे कि दिव्या आप मेरे को बुला लो, यू नो। तो दैट वो जो समय आने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इतने खूबसूरत और वैल्यूबल मैसेज देने के लिए। इन फ्यूचर हम विश करेंगे फिर कभी कुछ आपका बिल्कुल, नया एडिशन, कुछ नया बुक आए, तो फिर बिल्कुल, आपसे बिल्कुल। कनेक्ट हो, आपकी न्यू अचीवमेंट पे आपसे खूब सारी बातें करें। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सो थैंक मच, थैंक यू। सो आज का एपिसोड मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली, एंड मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत टच किया होगा, बहुत सारी अच्छी बातें हुई, बहुत सारे रास्ते निकल के आए। जो सबसे बड़ी चीज थी कि जो रश्मि जी ने कही कि अपने पे बिलीव करिए, अपने सपनों पे बिलीव करिए, ये बात हर किसी के लिए है, स्पेशली वुमेन के लिए। इसलिए मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ, और रश्मि जी भी इसलिए कर रही है, क्योंकि सच में हमारे पास ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। ये बात अब टाइम आ गया है कि हम एक्सेप्ट करें। और अभी भी जो सोशल इश्यूज हैं वो हमेशा कभी भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो सकते। सो जरूरत है हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करने की, एज अ लेडी, एज अ वुमेन, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। एंड फैमिली को, सोसाइटी को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत है अब, कि हमें भी वो मौके मिले कि बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में हम अपने सपने देख सकें और उन्हें पूरा कर सकें। क्योंकि अगर आप एक एनालिसिस एनालिसिस करिए, तो जितना भी पूरा मैन पावर है उसका 50%, जितना भी परसेंटेज है, मुझे परसेंटेज का आइडिया नहीं है, जितना भी परसेंटेज है उसमें जो वुमेन परसेंटेज है वो तो ज्यादातर वेस्ट ही हो रहा है हमारी कंट्री में। बहुत कम लोग हैं अभी भी, अगर पूरा देखें तो, जिनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ये अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की भी, कि अब थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनिए, और अपने घर में शुरुआत करिए, अपनी बेटी से, अपनी बहन से, अपनी बीवी से। उनके सपनों को समझिए, उनको वैल्यू दीजिए, उनको पूरा करने का मौका दीजिए, और तभी हम एज अ सोसाइटी आगे बढ़ सकते हैं। और जाहिर सी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बहुत कुछ सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट होगा, इसी तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा, और सबके लिए रास्ते खुलेंगे। थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए आज, और इतना सारा प्यार जो मुझे दिख रहा है स्क्रीन में, इतने सारे हार्ट बने हुए हैं, 59-60 हार्ट बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए है कि नहीं पता नहीं, रश्मि जी के लिए है, मेरे लिए है, बट एलएसडी पे आए तो सब पे मेरा कॉपीराइट है। तो थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए, और आई विश इस वीडियो को आप वैसे ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे,
क्योंकि एलएसडी का पर्पस मेरे लिए नहीं है, एलएसडी का पर्पस उन लोगों के लिए है जो सपने देखते हैं, उन सपनों को जीना चाहते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड, एलएसडी का नेक्स्ट एपिसोड फिर आएगा एक ऐसे ही हस्ती के साथ जो अपने सपनों को जी रहे हैं या जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुनेंगे उनकी जवानी, उन्हीं की स्ट्रगल की कहानी फिर से एक बार, और कोशिश करेंगे उसमें से कुछ हीरे मोती शब्दों के, कुछ सफलता के मंत्र निकाल सके उनमें से। तो नेक्स्ट एपिसोड का जो भी नोटिफिकेशन है वो मेरे इंस्टा पे, मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन पॉजिटिव वाइब्स पे, और एफबी पेज पे दिव्या मिश्रा डिवाइन पॉजिटिव वाइब्स के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पे भी इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, पोस्टर्स आ जाएंगे। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड गिव योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।